आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज अपना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और वो कहते हैं एक्शन की रिएक्शन। अब मैं असली पत्ता खोल रहा हूँ, एक्शन की रिएक्शन। अगर अंदर वाले ने बाहर फोर्स F लगाया है तो बाहर वाला भी अंदर F लगाएगा। तो वो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा अगर उन्होंने सिर्फ इस पर फोर्स की डायरेक्शन पूछ ली तो याद रखिएगा इस पर फोर्स ऊपर है तो इस पर फोर्स नीचे नहीं होगा, इसका फोर्स ऊपर ही आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक को तो मैं वैसे भी आर के टर्म में लिख ही पा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स किधर आएगा मुझे बताओ भाई। ऐसे कई बार तरीके होते हैं कि इस सीरीज को एक स्टेप आगे खिसका के फिर सेपरेट करके फिर 2 जोड़ के फिर 5 घटा के फिर 17 जोड़े फिर इससे डिवाइड किया फिर ये किया तो हो गया। हर तरीके होता है ना यार। इंटीग्रेशन में मान लो कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ फिक्स होता है तो एग्जाम टाइम में हम हिट एंड ट्रायल नहीं करते। हेलो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है एडवांस की तैयारी? अब तो ऑलमोस्ट पास आ गया एडवांस, बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, तो लास्ट में कोई नया टॉपिक नहीं उठाने का, कोई नया टॉपिक नहीं उठाने का। जो टॉपिक पहले से अच्छे हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, जो वीक है बस उनकी थ्योरी पढ़ लो, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ना करें अभी। ठीक है, नहीं तो बैंड बच जाएगी। जेई एडवांस जो है वो डेप्थ का पेपर है। ठीक है, हाँ जेई मीन्स की आपने तैयारी की है तो सारे चैप्टर्स तो पढ़े ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे कोई भी नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ केमिस्ट्री जरूर पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री का लास्ट रिवीजन बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स मैथ्स में मेरा यही है, जिन चैप्टर्स में आपकी ग्रिप है उन्हें और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जिन चैप्टर्स में आप वीक हैं उनकी थ्योरी एक लेवल तक आपको आनी चाहिए ताकि उसका कॉन्सेप्ट किसी के साथ मिक्स हुआ तो आप उसे कर सकें। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, क्लियर? ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज अपना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का चौथा थर्ड पार्ट है ना। फिर अगले पार्ट में हम EMI AC लेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं दे आर फ्रॉम जेई मेंस, दे आर फ्रॉम जेई मेंस। अब जैसे ही मैं जेई मेंस बोलूंगा बच्चों को लगता है सर जेई मेंस ऐसा थोड़ी होता है सर, जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं सर हम। बेटा ये जेई मेंस का जो ये 2 क्वेश्चन है ना, जैसे अभी नीट वाला सवाल आया ना तो वो सारे बच्चों को हिला दिया ना, था तो बेसिक से ही, हिला तो दिया। तो ये तो जेई मेंस के क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आते हैं अच्छे क्वेश्चन यार। हाँ उनके परसेंटेज बहुत कम होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 25 में से 2 मान लो मैक्सिमम, इतने ही आते हैं अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक 2013 या शायद 15 का आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक मैं ईयर बोल रहा हूँ 15-16 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जिस समय एक ही पेपर हुआ करता था, उस समय पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। ये तो 22 के बाद गिरना चालू हुआ है, जेई मेंस का लेवल 23 24 25 ऐसे गिरा है। मतलब कोरोना के बाद जेई गवर्नमेंट ने थोड़ा आसान किया जेई मेंस का, वो पैटर्न बन गया। तो मुझे लगता है अगले साल डिस्ट्रॉय होगा वो, अगले साल जेई मेंस भी तबाही मचाएगा। क्योंकि कोरोना, यार कोरोना गया, बच्चे कहते हैं सर कोरोना आ गया था कब? जब मैं नर्सरी में था, मैं नर्सरी से लगाकर 12वीं तक कोरोना, कुछ भी पूछ लो बच्चे से, उसका एक ही कारण होता है कोरोना। कि सर 2 की टेबल नहीं आती, कोरोना था सर। साइन थीटा नहीं आता, कोरोना था सर। ये नहीं होता सर, कोरोना था सर। कोरोना सर, कोरोना कोरोना। अबे 1.5 साल चला मुश्किल से, 1.5-2 साल, लेकिन सर हर चीज का कारण कोरोना 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 गया यार। ठीक है, तो और आप में से मैक्सिमम जनता जो अभी पेपर दे रही है उनके टाइम तो कोरोना था ही नहीं, था 11-12 के टाइम। 11-12 तो पढ़ी ली भाई। ठीक है, आपका 10 थोड़ा वीक था, 11-12 तो अच्छा खासा टाइम दिया। हर चीज का बहाना कोरोना थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है अगले साल जेई मेंस टफ आएगा। उन्होंने नीट को टफ करके एक आइडिया दे दिया है कि अभी कोरोना जा चुका है, तो जो हमने कोरोना के कारण पेपर लाइट किए थे अब हम वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। ठीक है, अब जेई मेंस के मैं 2 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। दोनों क्वेश्चंस जो हैं, दोनों कॉन्सेप्ट जे एडवांस ने भी टच नहीं किए। दोनों क्वेश्चन जे एडवांस ने भी टच नहीं किया, इसीलिए मुझे लगता है कंपटीशन में वो टच ना कर दे। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो, मैंने अगेन कहा ना, कुछ क्वेश्चंस का आंसर निकल जाता है तुक्के से कि ये है। ठीक है, लेकिन उसकी सही व्याख्या करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं, सवाल पढ़िए। 2 कोएक्सियल सोलेनोइड्स है, डिफरेंट रेडियाई है, कैरी करंट आई इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, लेट F1 बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इनर सोलेनोइड ड्यू टू आउटर वन and F2 be the magnetic force on outer solenoid due to inner one. F1 is radial inward and F2 is 0. F1 is radially outward and F2 0. F1 बराबर F2 बराबर 0। तो कई इंस्टीट्यूट ने जैसे इसका आंसर दिया था C दे दिया था, कुछ लोगों ने B भी उन्होंने जब दिया तो जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, और C मैक्सिमम जनता का आंसर था। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है बताता हूँ। कारण क्या है, मैं सोलेनोइड की फोटो डाल के लाया था, चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए
हम खुद बना लेंगे सोलेनोइड की फोटो, ठीक है। वैसे इसमें शेप पे बनते हैं, सिलेंडर विलेंडर बनते हैं क्या, बाढ़ में गया, इससे अपन बनाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो ये दो सोलेनोइड है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन को भाव भी नहीं देता, आपको भी पता है, अगर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं होता तो, ठीक है। और एडवांस में उस टाइप की चीज को टच नहीं किया है, दैट्स द मेन पॉइंट। और उस टाइप ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका कॉन्सेप्ट पता है कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में, बड़े बड़े प्यार से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये दो सोलेनोइड है, कोएक्सियल है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, मतलब इसमें अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से करंट समझ आ रही है, ठीक है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है सोलेनोइड का रूल क्या है, हम जेई में जब भी मानते हैं सोलेनोइड को आइडियल ही मानते हैं, नॉन आइडियल आप पढ़ते हो, लेकिन इन जनरली जेई नहीं पूछता, सोलेनोइड वो जब भी देते हैं वो आइडियल ही मानते हैं, जैसे कैपेसिटर को आइडियल मानते हैं, है ना। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें करंट इसी टाइप से फ्लो करवा देता हूँ, अच्छा ऐसे आपको टर्न्स दिखाई दे रहे होंगे कि कैसे करंट फ्लो हो रही है ना, एक 3D डायग्राम की फील आ जाती है कि करंट ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आ रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, और बाहर माना जाता है जीरो, ठीक है, आइडियल सोलेनोइड है, बाहर माना जाता है जीरो। कई बार बच्चे कहते हैं एक्सिस पे ये होता है, मैं तो आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटर भी आइडियल ही मानते हो, वरना कैपेसिटर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए भैया, जब सिलेबस यहाँ पे तो ठीक है, चलो वो रिंग एलिमेंट लेके डिराइव हो जाता है, तो ये डिराइव करा सकती है, लेकिन आइडियल सोलेनोइड बोल रही है मतलब सीधे सीधे इनफाइनाइट लेंथ है और बाहर जीरो है, अंदर ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं, मैं दोनों पे फोर्स देखूंगा, फोर्स क्या होगा, उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है, क्या पूछा है मुझे बताएंगे कि F1 इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इनर सोलेनोइड ड्यू टू आउटर वन, आउटर वन के कारण इनर पे, तो आउटर वन का मैग्नेटिक फील्ड लूंगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं, आउटर वन का मैग्नेटिक फील्ड, आउटर वन का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऐसे है, और सब जगह है, अच्छा सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये ग्रीन कलर से मैंने आउटर वन का मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, तो करंट किधर है मुझे बताएंगे, करंट कैरिंग वायर, अगर मैं सोलेनोइड को दिखाऊं, यहाँ पर फोटो इनर सोलेनोइड को दिखाऊं, तो इसमें करंट बाहर आ रही है, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लूं तो करंट बाहर आ रही है बाहर, करंट ऐसे है यार, ऐसे करंट, करंट बाहर आ रही है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना। अच्छा ये B2 है, बाहर वाले को मैं 2 बोल रहा हूँ, अंदर वाले को मैं 1 बोल रहा हूँ, और इसकी करंट, अब B2 क्या होगा मुझे बताएंगे, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, I L क्रॉस B, तो करंट की तरफ अंगुलियां, B की तरफ पाम, तो आप देखेंगे इस पर फोर्स इधर आएगा DF, ऐसे ही इस पर एलिमेंट पर DF इधर आएगा, मतलब सब पर रेडियल आएगा, सब पर रेडियल आएगा, क्या बात समझ रहे हैं। अच्छा करंट ऐसे भाई, सॉलिड में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अच्छा ये चैप्टर 3D विजुअलाइजेशन का है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो बाहर आ रही है करंट, बाहर जाके अंदर, बाहर जाके अंदर, बाहर जाके अंदर, ऐसे आ रही है, क्या मेरी बात क्लियर है, ये रहा, तो इसमें करंट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट क्रॉस बी, इधर आएगा फोर्स डीएफ, नेट डीएफ कितना आएगा, अगर मैं एफ को बोल लूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ रेडियली है, यस है तो रेडियली, है तो रेडियली, ये सारा डीएफ, वैसे उनको डीएफ बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, एफ बी अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं रेडियली है, वैसे वो हर पॉइंट पे ई होता है, तो यहाँ वैसे मुझे डीएफ बोलना चाहिए कि डीएफ रेडियली है, ठीक है, क्लियर। तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट, एफ वन नेट आएगा 0, अब बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, क्यों, ऐसे सारे फोर्स कट जाएंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं सोलेनोइड 2 पे देखूं, ये सोलेनोइड 1 है, ये सोलेनोइड 1 पर 2 का फोर्स है, सोलेनोइड 1 पर 2 का फोर्स है, अब मैं सोलेनोइड 2 देख रहा हूँ, सोलेनोइड 2 देख रहा हूँ, सोलेनोइड 2 को देखूं, बाहर वाले सोलेनोइड को देखूं, अगर मैं बाहर वाले सोलेनोइड को देखता हूँ तो उस पर अंदर वाले का फोर्स लिखना है, तो अंदर वाले का बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है मुझे बताओ, इसका बाहर, इसका बाहर, इस पर्पल वाले का, इसका बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है, B1 बाहर तो 0 है ना, तो जब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो अगर मैं उसका एलिमेंट लूंगा, बाहर वाले का एलिमेंट लूंगा, तो करंट तो उसमें भी ऐसे ही है,
यहाँ पर करंट तो बाहर ही आ रही है, तो एलिमेंट इधर है, लेकिन यहाँ पर B1 0 है, तो DF2 ही 0 आएगा, DF2 ही 0 आएगा, DF2 ही 0 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? DF2 ही 0 आएगा। क्या बात समझ आई? F2 0 आएगा, पक्की बात। या DF1 रेडियल आया था। अगर DF2 0 आ रहा है, हर जगह ही फोर्स 0 है, तो F2 नेट भी कितना आएगा मुझे बताएंगे? 0। F2 नेट भी कितना आएगा? 0। क्या बात क्लियर है? नेट फोर्स भी 0 आएगा। तो बच्चे बोलेंगे सर ठीक तो है, F1 पे नेट फोर्स 0, F2 पे नेट फोर्स 0। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज खराब हो जाने से उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर जैसे लोगों ने ये दिया था, ठीक है, ये दिया था F1 बराबर F2 बराबर 0, मेरा मानना है कि ये होना चाहिए था ये, और उनको भी यही देना पड़ गया शायद। ठीक है, तो F1 बराबर F2 बराबर 0, ऑफिशियल क्या था मुझे पता नहीं, या दोनों दिए, जो भी F1 बराबर F2 बराबर 0 मेरे हिसाब से ये है। हाँ, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए थी। DF1 जो है वो रेडियल है और DF2 0 है। बच्चे बोलेंगे सर उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ये बच्चों ने कैसे, ये लोगों ने कैसे आंसर दिया, इस तरह दिया कि भाई इस पर फोर्स 0 है, इस पर फोर्स आया लेकिन उसका भी नेट 0 है, उसका भी नेट 0 है, ठीक है। और वो कहते हैं एक्शन की रिएक्शन। अब मैं असली पत्ता खोल रहा हूं, एक्शन की रिएक्शन। अगर अंदर वाले ने बाहर फोर्स F लगाया है तो बाहर वाला भी अंदर F लगाएगा, एक्शन की रिएक्शन, है ना। तो इससे आंसर दिया कि जब F2 0 आ रहा था F1 भी 0 आ रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं है यहाँ, न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं है भैया। आप बोलो सर यूनिवर्सल लॉ है, सर वो तो यूनिवर्सल लॉ है, सब जगह वैलिड होता है। नहीं है भैया, वरना DF1 के ऑपोजिट DF2 आना चाहिए था। DF2 कतई 0 है, DF1 है, DF2 0 हुआ है, मतलब इसका एक छोटा सा पार्ट भी 0 है और उसका, तो एक्शन रिएक्शन कैसे होगा भाई? रिएक्शन रिएक्शन कैसे होगा? इसकी ये पेयर्स में होना चाहिए, तो DF1 का DF1 ही आना चाहिए था। एक्शन रिएक्शन लॉ थर्ड लॉ नहीं लग रहा। यू हर्ड इट राइट। बहुत सारे बच्चों को शायद पता होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा आई थिंक, ठीक है। सुनिएगा, मुद्दा क्या है, चलिए लेट से एक और सवाल लेते हैं। ये दो वायर्स है I1 I2, दो पैरेलल वायर्स है। तो आप कहते हैं सर इन दोनों पे फोर्स इक्वल लगता है, फोर्स कितना लगता है? फोर्स आप निकाल भी लेते हो सॉल्व कर कर आके। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वो आता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r। ठीक है, ये कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ। वायर में करंट ऐसे है और वायर ऐसे है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। इसके कारण इसमें फोर्स बताओ, इसके कारण इसमें फोर्स बताओ। बात कर रहे हैं ना, इसमें तो चलो आपने कहा एक्शन रिएक्शन, ठीक है कोई बात नहीं, आओ इसके कारण इस पे फोर्स बताओ। जब इसके कारण इस पे फोर्स बताओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इनवर्ट आएगा। मैं पहले I1 के कारण इस पे फोर्स देख रहा हूँ, तो B1 इधर होगा, B1, हाँ जी, तो B1 आएगा इनवर्ट, B1 आएगा इनवर्ट, इस कारण अंदर है। अब I क्रॉस B करो, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लो, तो I क्रॉस B ऊपर की तरफ आएगा DF2, अच्छा I2 पे लगने वाला फोर्स DF2। ऐसे ही आप सारे देखेंगे, सारे DF2 ऐसे आएंगे, E1 ऐसे। अच्छा जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स, तो आई की तरफ उंगलियां, बी की तरफ पाम ऊपर, ये ज्यादा बड़ा है क्योंकि रीजन बी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ऐसे फोर्स आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नेट फोर्स किधर आएगा? तो इसका मतलब DF2 फाइनली किधर आएगा, नहीं F2 किधर आएगा मुझे बताओ फाइनली। F2 इधर आएगा कि नहीं आएगा? जो भी आएगा F2 इधर आएगा। चलो आ जाओ भैया, इस पर एक एलिमेंट लो, सिमेट्रिक दो एलिमेंट ले रहा हूं। पहले तो इस वायर के कारण या मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस वायर के कारण इस पे फोर्स देखो, इस वायर के कारण इस पे फोर्स देखो, करंट की तरफ उंगलियां ऐसे। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आती होगी, करंट की तरफ थंब ऐसे, इस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड, बी नहीं B2। इस पर देखो अंदर की तरफ B2। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, इस पर बाहर, इस पर अंदर, तो बाहर इस पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स लिखता हो, इसमें करंट ऊपर है, बी अंदर है, I क्रॉस B, जरा देखना क्या आएगा। B2 थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ,
मुझे बताओ, करंट ऊपर है, बी की तरफ पाम, डी एफ वन इधर आएगा, इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, करंट की तरफ अंगुलियां, बी की तरफ पाम, ठीक है, ऐसा सही कर रहे हैं अपन, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक मिनट, करंट की तरफ इसका बी आया ऊपर, इसका बी आया बाहर, और करंट की तरफ अंगुलियां, बी की तरफ पाम, ठीक है, तो फोर्स इधर आ गया। इस पर देख लो, चलो इस पर देख लो क्या आएगा, मुझे बताइए। इस पर आएगा करंट की तरफ अंगुलियां, बी की तरफ पाम, डी। जरा नेट फोर्स बताना, वैसे तो डायरेक्शन ही बता दो, चलो ये वायर दोनों तरफ सिमेट्रिक ना भी हो, मुझे बता दीजिए इधर और इधर फोर्स की लड़ाई में आई कैप कैसे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, नेट फोर्स तो जे कैप था ना, नेट फोर्स तो जे कैप, और ये बराबर सिमेट्रिक हुआ तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है इस पे। अब न्यूटन थर्ड लॉ बता दो, चलो बात मेरी समझ में आई। अब न्यूटन थर्ड लॉ बता दो। अच्छा, ये और ये मान लो ये वायर सिमेट्रिक है पूरा, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो ये और ये कंपोनेंट तो कट रहे हैं, ये घूमेगा, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। और सिमेट्रिक नहीं भी हुआ तो इधर और इधर वायर है, मतलब इधर और इधर फोर्स है, तो ये और ये जुड़ के एक्स में ही देंगे, जे में कैसे दे देंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं है, इसीलिए। और ये एनसीईआरटी में लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ढूंढोगे तो शायद मिल जाएगा, बहुत शायद। अब नई वाली एनसीईआरटी का मेरे को आइडिया नहीं, बहुत पहले दिन देखा हुआ है, ठीक, अब पता नहीं क्या हो उसमें चेंज किया हो नहीं किया हो, मतलब बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हल्की सी बात लिख के छोड़ दी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं। आप बोलेंगे सर न्यूटन थर्ड लॉ, ये जब भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ें आती है, यहाँ ध्यान रखिएगा कई जगह होता है, इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ की दो फॉर्म्स बनाई जाती है, वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म होती है कि एक्शन की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मोमेंटम और ये सब भी काउंटेबिलिटी में लाना पड़ता है, सब कुछ, सब कुछ। फिर वो मैक्सवेल की इक्वेशन वगैरह इन्वॉल्व करके उसकी, जैसे शूडो फोर्स से आपने सेकंड लॉ को थोड़ा करेक्ट कर दिया वैसे ही, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस में कहीं दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा अगर उन्होंने सिर्फ इस पर फोर्स की डायरेक्शन पूछ ली तो याद रखिएगा इस पर फोर्स ऊपर है तो इस पर फोर्स नीचे नहीं होगा, थर्ड लॉ नहीं है भैया। तो वही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा था, वही चीज़ मैं समझा रहा था। डी एफ वन की रिएक्शन डी एफ टू, देखिए डी एफ टू जीरो आ रहा है, डी एफ वन नॉन जीरो, तो अगर वो कहते यहाँ डी एफ वन डी एफ टू, तो मैं तो कह रहा हूँ इससे बढ़िया एग्जाम्पल वो तार वाला ले लिया मैंने, एक्शन की रिएक्शन है ही नहीं। वायर ए एक्सर्ट फोर्स, वायर ए एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन बी, एफ वेक्टर, देन वायर बी एक्सर्ट फोर्स माइनस एफ वेक्टर ऑन ए। आप बोलेंगे हाँ सर, एक पे एफ वेक्टर है तो दूसरे पे माइनस एफ वेक्टर है, ए ने बी पे इतना लगाया तो बी ए पे इतना लगाएगा, नहीं लगा रहा, चेक कर लो। तो ये चीज मैंने कहा एक रिमाइंडर कर दूं, और जेई मेंस में आया हुआ है। हाँ, इनका आंसर मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा था कि F1 है, एग्जिस्ट कर रहा है, F2 है ही नहीं, क्योंकि अंदर वाले सोलेनोइड के कारण बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो बाहर मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, बाहर वाले सोलेनोइड के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, हाँ वो कट कटा के जीरो आ गया, दैट इज मच बेटर ऑप्शन, F1 इज रेडियल एंड F2 इज जीरो, ठीक है। हाँ, वो DF1 लिख देते तो बहुत ही शानदार हो जाता, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो ये भी बढ़िया है, उन्होंने डायरेक्शन बताई है, उसका नेट जीरो हो गया, खत्म बात, वो अलग बात है। हाँ, दोनों का नेट जीरो आ गया, वो अलग बात है। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्की बात। तो क्या समझाना चाहा है वो मेरी बात समझ गए, DF1 है, DF2 नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन आएगा, एक और क्वेश्चन आएगा, पढ़िए। तो कब आया ये क्वेश्चन, जनवरी 2025 28, आप ही लोगों ने दिया है पेपर। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में भी नहीं पूछा है। ये है किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड, वो भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसमें चार्ज का मोशन। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ी सी मैथ्स काइनेमेटिक्स अच्छी लगती है, ठीक है। सवाल क्या है, करंट आई, शायद क्वेश्चन थोड़ा कट गया। अ पार्टिकल हैविंग मास एम चार्ज क्यू इज रिलीज्ड एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर विद स्पीड वी नॉट। पहली बात तो रिलीज नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलीज भी चल जाएगा अपन। In direction of current of the wire, particle get attracted to the wire due to magnetic force. The particle turn round when its distance x from the wire. The value of x is, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये तो अगला सवाल आ गया, उधार लेते हैं एक पन्ना। सवाल क्या है, अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा कट गया हो तो आप देख लीजिएगा,
ठीक है, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक करंट कैरिंग वायर आई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ एक चार्ज Q को मैंने प्रोजेक्ट किया है, Q मास m। अच्छा, स्मॉल m ही ले लेता हूँ सब जगह में, ठीक है, स्मॉल m ही ले लेता हूँ मैं सब जगह, ठीक है। ये रहा, जैसे यहाँ कैपिटल M लिखा हुआ है, मैं स्मॉल m ही ले लेता हूँ। आंसर में भी शायद सब जगह स्मॉल m ही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा कन्वीनियंट रहता है कैपिटल M कौन लिखे, ठीक है। आप मुझे बताएंगे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इनवर्ड आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस B इधर, तो ये चार्ज ऐसे चलेगा। मान लीजिए किसी मोमेंट पर इधर इसकी स्पीड है Vx और ऊपर की तरफ है Vy, क्लियर? मान लिया मैंने। अच्छा, इधर क्यों जाएगा? वैसे तो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है, नहीं तो हमें साफ पता है इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, V क्रॉस B इधर। अब इसका आधा पार्ट HCV में है ना, जो मैंने बोला आधा पार्ट, हाफ पार्ट, जिसमें चार्ज को हॉरिजॉन्टली फेंका था और पूछा था मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वायर, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। HCV में क्वेश्चन है, इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल का, तो वो अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जाम्पल के लास्ट लेवल वाले क्वेश्चन उनके अच्छे होते हैं इन जनरली, है ना। तो वहां इसका आधा पार्ट था, ठीक है। वहां ये क्वेश्चन था कि वायर था, यहां से Q को फेंका गया था, तो ऐसे करते हुए चला गया, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस पूछी थी। इस बार क्या होगा? ये ऐसे आ रहा है, तो ये बताइए, पहले ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसा पार्ट है, तो इतना पार्ट HCV जी ने कराया था, इतना पार्ट, तो ये उससे भी बड़ा सवाल हुआ, और इस तरह का जे एडवांस ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। उन्होंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ऑर्थोगोनल दिया है, हेलिकल पाथ चलाया है, ये नहीं, कैलकुलस में नहीं नचाया है, ठीक है। तो यहाँ Vx आ जाएगा, और एक मिनट को, यहाँ Vx आ जाएगा, मैं Vx ऊपर लिख देता हूँ। फिर ये ऐसे टर्न करते 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 कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। और कुछ ऐसे में भी ध्यान रखिएगा, ये वायर थोड़ा दूर बना देता हूँ, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, ये यहाँ कहीं जाके टर्न कर दिया, और ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। ये जनरल डिस्टेंस x है, ये जनरल डिस्टेंस x है, इसको मैं x1 बोल देता हूँ, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। अब मेरे पास टूल क्या क्या है वो देखना है मुझे, दैट्स ऑल। एक तो काइनेमेटिक्स है, जो भी फोर्स आएगा डिवाइड बाय मास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन से हम काइनेमेटिक्स डील कर देंगे। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस का गेम है ना। अभी अभी और भी एक आपके पास एक टूल है, वो टूल मैं आपको बता रहा हूँ हिडन, इस टाइप के क्वेश्चन में Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, ये आपका एक हिडन टूल है। अब बोलेंगे सर स्पीड कांस्टेंट कैसे? मुझे बताइए, चार्ज पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इस मोमेंट पे, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स देखूं तो इधर आएगा, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो सेंट्रीपिटल की तरह काम करने वाला है। भाई सर्कुलर पाथ नहीं होगा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा ये सर्कुलर पाथ है, कर्व्ड पाथ है, लेकिन अच्छा सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने वाला है, क्लियर? पक्का? तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, ये इसकी स्पीड चेंज नहीं करेगा, तो स्पीड तो एज इट इज रहेगी। हाँ, इसका एक और आप सेकेंडरी टूल भी निकाल सकते हो। आप बोलेंगे सर सेकेंडरी टूल क्या? तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, ये टूल भी बड़ा काम का है। और ये दोनों टूल HCV जी ने बताए, दोनों टूल HCV जी ने बताए उस छोटे से क्वेश्चन में, सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देखिएगा। जनरली ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम शीट जब करते हैं तो एडवांस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो हमारी किसी भी एक्सरसाइज में उस टाइप का क्वेश्चन डलता ही नहीं है। मैंने इसीलिए तो कहा कि जो अनटच्ड मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट में उस पर बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने थर्ड लॉ पे बात कर ली पहले, ठीक है, अभी यहाँ बात कर रहा हूँ, ये रहा। अब कैसे इसको डिफरेंशिएट करो, 2 वो हो जाएगा, इसको करो और इसका 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। एक b लिख सकते हो, b जनरल डिस्टेंस पे, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, और मेरे हिसाब से इनवर्ड है तो माइनस के कैप। बात क्लियर है? ये हिडन टूल था जो HCV ने खुद ने लिखा है बिल्कुल। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे चार्ज चला दें, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आए तो कैसे डील करोगे वहां पे मैथ्स को, वो देखना है, ठीक है। अब होगा क्या, आपको पता है वेलोसिटी को अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो क्या लिखूंगा, मुझे पता है माइनस Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। अच्छा, इतनी दिख रही है मेरे हिसाब से। और फोर्स क्या आएगा मुझे बताइए, फोर्स आता है क्यू वी क्रॉस बी, तो मैं सबकी वैल्यू रखना चाहूंगा। चार्ज तो पॉजिटिव है ना? हाँ, चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, चार्ज पॉजिटिव है जब तो अट्रैक्ट हुआ यार, तो माइनस Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप क्रॉस, क्रॉस क्या आएगा मुझे बताएंगे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स माइनस के कैप, क्या सही है? क्रॉस कीजिए,
क्या आएगा, एफ बराबर कुछ कॉमन शॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई क्यू बाई 2πx तो कॉमन, और अंदर क्या बच रहा है वी एक्स, तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के, आई जे के, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, एक माइनस 3 माइनस आएंगे, तो माइनस वी एक्स जे के, सही है, क्लियर। वी वाई क्रॉस के, जे क्रॉस के होगा आपका आई प्लस आई, एक माइनस बैठा है, तो माइनस वी वाई आई के, ये आ रहा है फोर्स। और वैसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेलोसिटी अगर नेट इधर है, नेट वेलोसिटी इधर कहीं होगी वी नॉट, तो और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है वी क्रॉस बी, तो मैं ऐसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, फोर्स इधर ही कहीं आएगा, फोर्स इधर ही कहीं आएगा, अरे वी क्रॉस बी कीजिए, फोर्स इधर आएगा, तो आई कैप भी कंपोनेंट नेगेटिव है, जे कैप भी कंपोनेंट नेगेटिव, डन है, ये आ गया आपका, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपका जो फोर्स आया, तो एक्सेलेरेशन लिख सकते हो आप अलग अलग डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन, फिर उसके बाद में से मैथ्स बचेगी। एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगा मुझे बताएंगे, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो आ जाएगा मेरा माइनस म्यू नॉट आई क्यू वी वाई एक्स मत रीड करना, वी वाई बाई 2πx, और मैं इसको लिख दूंगा डी वी एक्स बाई डी एक्स, सही है। एक इक्वेशन और आएगी, ए वाई बराबर माइनस म्यू नॉट आई क्यू वी एक्स बाई 2πx बराबर वी वाई डी वी वाई बाई वी वाई, सही है, पक्का। इस इक्वेशन में मुझे वैसे 14 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, वी एक्स भी है, वी वाई भी है, एक्स भी है, वाई भी, 4 वेरिएबल है इस इक्वेशन में, वी वाई है, वी एक्स है और एक्स है, 3 ही वेरिएबल है, तो मेरे को ये इक्वेशन ज़्यादा सूटेबल लग रही है। कॉपी कर लें अपन इसको, कॉपी कर लेते हैं, अच्छा ये सब मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पीछे है भाई, मेरे को ये इक्वेशन ज़्यादा अच्छी लग रही है, वैसे इस इक्वेशन को भी संभाल के रख लेता हूँ, ये इक्वेशन ज़्यादा ठीक लग रही है मुझे, ए एक्स वाली, है ना, पीछे सब लिखा हुआ है, ये ए एक्स वाली इक्वेशन मुझे ठीक लग रही है, ये वाली, ठीक है, क्यों, इसमें वेरिएबल एक तो वी वाई है, एक वी एक्स है और एक एक्स है, दैट्स ऑल। और मेरे पास जो हिडन टूल थे मैं वो वापस लिख देता हूँ यहाँ, हिडन टूल थे मेरे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर, और एक टूल था मेरा वी एक्स डी वी एक्स बराबर माइनस वी वाई डी वी वाई, ठीक है। मेरे हिसाब से ये टूल से समस्या हो जाएगी, इसमें 4 वेरिएबल है तो इसको उड़ा रहा हूँ, ये पीछे लिखा हुआ है इक्वेशन, ठीक है, सही है ना, ठीक है, सही है। चलिए मैं वी एक्स डी वी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस वी वाई डी वी वाई डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको देखिए, दो ही वेरिएबल बचे, इंटीग्रेशन के लिए में यही चाहिए होता है, वी वाई कट गया, तो यहाँ आया माइनस म्यू नॉट आई डी एक्स, अच्छा एक मिनट रुकिए, एक ब्लंडर हो गया, यहाँ एम आएगा, यहाँ एम आएगा, ये अभी ध्यान आया, एम आएगा, अच्छा एम क्यों आएगा, अब बोलेंगे सर एम क्यों आएगा, अबे अबे एम आएगा ना यार, फोर्स लिखा है, एक्सेलरेशन में तो मास आएगा, यार कोई बात नहीं, फोर्स है मास, मैंने एक्सेलरेशन एज इट इज लिख दिया, मास तो नीचे डिवाइड हो गई, क्लियर है मेरी बात, यहाँ भी मास आ जाएगा, दैट्स ऑल। अरे यहाँ मास आएगा ना यार, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो मेरे को यहाँ दिखा कि मैंने कहा यार मास क्यों नहीं है, ठीक है, चलिए ये रहा म्यू नॉट आई, और एक मिनट वापस कैलकुलेशन करने दो, मैं ऐसी कैलकुलेशन ही भूलता हूँ, कुछ बच्चों को लगेगा मास क्यों लिखा, तसल्ली से देख लो पहले ढंग से, अरे ये फोर्स लिखा था यार, डिवाइड बाय मास तो करूंगा ना, चलिए क्या आएगा, वो वी वाई कट गया, म्यू नॉट आई क्यू, क्यू भी तो बचा हुआ है, क्यू डी एक्स यहाँ से आया, डिवाइड बाय 2πmx, सही है, बराबर, एक मिनट, हाँ ये माइनस माइनस काट ही दूँ ना, माइनस की भी क्या जरूरत है, माइनस भी तो दोनों तरफ है, ठीक है, क्या आएगा डी वी वाई, अब दोनों को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या बात समझ आ रही है यहाँ तक, 100% समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अरे वो मास मुझे दिख ही गया था कि भाई मास तो एक्सेलेरेशन आना ही चाहिए, अब होगा क्या, जब ये वायर था, वायर यहाँ से आपने चार्ज को फेंका वी नॉट, तो जब ये लौट के आएगा जैसे भी कर्व पे, इसकी स्पीड यहाँ वापस भी तो वी नॉट ही होगी, और ये डिस्टेंस मैंने x1 कही थी, और ये वाली डिस्टेंस शायद a थी, है ना, ये वाली डिस्टेंस a थी शायद, है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस को अपन ने x1 मान लिया, x1,
और ये है वी नॉट। अच्छा स्पीड तो कांस्टेंट ही है, लेकिन जब मैं लिमिट रखूंगा तो यहाँ रखूंगा वी नॉट से माइनस वी नॉट। बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों, और यहाँ ए से x1। माइनस क्यों मुझे बताइए, माइनस क्यों? क्योंकि भैया वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। इंटीग्रेट करो क्या आएगा, म्यू नॉट आई क्यू बाई 2 पाई m। सही है, अब तो सही है। ln x1 बाई ए, अरे ln x आएगा, लिमिट रख दी, यहाँ आ जाएगा -2v0। तो यहाँ से x1 आ गया मेरा a e की पावर, अरे मैं वो फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, -4 पाई m v0 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, दैट्स ऑल। क्या आंसर अपना मैच कर रहा है, 4 पाई m v0 बाई म्यू नॉट आई क्यू, 4 पाई m v0, यही ऑप्शन है ए ई। तो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें वो और चीजें भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैथ्स गंदी होगी, ऑब्वियसली बात है मैथ्स गंदी होगी। किसी जनरल पॉइंट पे बात करते तो मैं फाइनल वेलोसिटी को वी नहीं लिखता, कुछ लिखता, ठीक है, फिर पूरा सॉल्व करता, तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा गंदगी और मैथ्स में जाती है। उन्होंने मेरे से अभी जो पूछा, अभी मैंने सीधा सीधा गेम खेल लिया कि उन्होंने कहा मिनिमम डिस्टेंस। तो सोचिए एचसीबीजी का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का था, इनका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का था, जेई मेंस का सवाल था, तो ऐसे ही नहीं ले रहा मैं। 2 क्वेश्चन जेई मेंस के इसीलिए लिए हैं, रीजन दोनों क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाए, डन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, a figure shows a square current carrying coil of age length L. The magnetic field of the coil is given by this। ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मेरा लेने का पर्पस देखिए, मैंने क्वेश्चन पर्पस के लिए लाया हूँ। टॉर्क होता है आपका m क्रॉस बी, जो आप लगाते हो जेई के मैक्सिमम क्वेश्चन में, लेकिन याद रखिएगा टॉर्क बराबर m क्रॉस बी तभी वैलिड है जब जब कोई भी करंट कैरिंग कॉयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, कोई भी करंट कैरिंग कॉयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तब, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंपल्सरी तब m क्रॉस बी लगता है, अदरवाइज आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा, आपको टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि मुद्दा वही है, मुद्दा वही है भाई, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ही, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। आप देखिए बी नॉट वाई बाई एल आई कैप, बी नॉट एक्स बाई एल जे कैप, और जेई ने ये पंगे बहुत पहले ले रखे, बहुत पहले। मैं एक क्वेश्चन भी उनका बता दूंगा जेई का सब्जेक्टिव इरा का, ठीक है। अब वो दोबारा पंगे ले सकते हैं, लंबे टाइम से वो पंगा लिया नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड सा है, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। और कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क वर्क जो भी है, मैं तो इन सब पे फोर्स निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, क्योंकि वो जब काला जादू करता हूँ मैं तो गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या होता है, मैं कुछ जैसे इरेजर या कुछ मिटा देता हूँ, फिर वो काला जादू फैल जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये करंट ऐसे है इस लूप में, है ना, और इस लूप की साइड दे रखी है एल है, और बी नॉट वाई बाई एल, बी नॉट वाई बाई एल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी नॉट वाई बाई एल आई कैप और प्लस बी नॉट एक्स बाई एल जे कैप, मेरे हिसाब से यही है, और इसकी साइड लेंथ एल है। कंफर्म कर लेता हूँ, बी नॉट एक्स बाई एल जे कैप, दैट्स ऑल। अब हम एक एक साइड पे फोर्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ एल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाओगे, अरे एल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे, यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट नहीं लगाने, ठीक है। आप फोर्स बराबर जो लिखते हो आई एल इक्विवेलेंट क्रॉस बी, ठीक है, आप लिखते हो वो, एंड टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, ये दोनों टूल्स नहीं लगाने। इन सिर्फ इसी के लिए क्वेश्चन लिया था, और क्वेश्चन बहुत आसान वाला, मतलब मैथ्स वाला है, इसलिए लिया है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कि देखा हुआ हो, लेकिन मैंने बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो एक सिंपल सी बात है, मैं इसे सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों नहीं लगेंगे, क्योंकि बी जो है, बी इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म, बी यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान रखें, बी यूनिफॉर्म नहीं। अगर यूनिफॉर्म होता तो डेफिनेटली मैं इसे यूज करता, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन पे जाऊंगा। अब क्या होता है कि स्क्वायर लेने का फायदा ये होता है कि आपको एक एक कर्व की इक्वेशन पता है। इसकी इक्वेशन क्या पता है मुझे बताएंगे, इस वाई एक्सिस की, इस वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स जीरो, पता है इसके हर पॉइंट पे एक्स जीरो होता है, साथ के साथ लिखो डी एक्स जीरो, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक्स जीरो इक्वेशन है इसकी, डी एक्स कभी काम नहीं आता इन जनरली, लेकिन अगर आए तो ठीक है। चलिए तो मैं सबकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका एक्स जीरो है और डी एक्स जीरो है, कभी काम आता है कभी नहीं आता, जैसे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो तो काम आता है, बिल्कुल काम आता है।
मतलब वर्क डन वगैरह निकाल ले। इसका x है l, लेकिन dx इसका भी 0 है, इसका y है l और इसका dy 0 है। अच्छा कांस्टेंट है, इसका y 0 है और dy 0 है। ये इक्वेशन, हालांकि dx dy हो सकता है या काम ना आए, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं पहले फोर्स इस पर बात कर रहा हूँ, पहला मेरा ये है, यहाँ पर मैं गया y डिस्टेंस पे और एक छोटा सा dy एलिमेंट लिया, ठीक है। पहली बात तो यहाँ x 0 है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ लिख रखा है, x 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया मुझे बताओ। x 0 है इस पे तो मैग्नेटिक फील्ड आया, और x 0 तो मैग्नेटिक फील्ड गया ही है, सिर्फ ये बचा, कितना बचा मुझे बताओ, dy dy। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और कितना आया मुझे बताओ, यहाँ पर सिर्फ है b नॉट y बाय एल, आई कैप डायरेक्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? करंट है ऊपर, तो F1 किधर आएगा मुझे बताएंगे, F1 आएगा इंटीग्रेशन dF1, तो F1 कितना आएगा F1, अगर करंट इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट की तरफ अंगुलियां, बी की तरफ पाम, अंदर की तरफ आएगा F1, इनवर्ड आएगा, इनवर्ड है ना, इनवर्ड। और कितना आएगा, अच्छा सब पे इनवर्ड ही आएगा इसलिए मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ, और सब पे सेम डायरेक्शन ही आएगा। जेके वाला कंपोनेंट इसलिए 0 हो गया क्योंकि x 0 था। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, आएगा कितना फोर्स, अगर मैं लिखूं आई एल, एल है मेरा dy, बी नॉट y बाय एल इंटू dy, क्लियर, लिमिट 0 से l, तो ये मेरा F1 आ गया, ये मेरा F1 आ गया, है ना। x0 dx, और थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यार, ठीक है। चलो क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा आई बी नॉट बाई एल, तो बाहर इसका हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू तो एल बाई टू, और डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। क्या ये सही है? पहला फोर्स निपट गया, पहला फोर्स निपट गया, ठीक है क्लियर, फर्स्ट फोर्स निपटा। अब आइए सेकंड फोर्स पे, ऊपर वाले पे, इस पे इस पे इस पे इस पे y की वैल्यू l है, y की वैल्यू l है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, एल एल कट गया, तो बी नॉट आई कैप, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, ये वैसे भी काम का नहीं है मेरे, ये वैसे भी काम का नहीं है, क्यों, जो मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी वायर के पैरेलल है वो क्या काम का है यार, वायर के पैरेलल है आई कैप, तो ये काम का ही नहीं है, इस कारण फोर्स आएगा नहीं। जे कैप वाले के कारण काम का है, लेकिन जे कैप वाले के कारण भी फोर्स वेरिएबल आ रहा है, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊंगा और dx एलिमेंट लूंगा, जे कैप वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और कितना है मुझे बताओगे, म्यू नॉट एक्स बाई एल, म्यू नॉट एक्स बाई एल, तो F2 कितना आएगा बताओ, F2 आ जाएगा आई बी नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से l, क्या आ जाएगा मुझे बताओ, आई बी नॉट एल बाई टू, और डायरेक्शन मुझे बताइए, करंट की डायरेक्शन में अगली बाहर की तरफ, बाहर। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ कि ना, डन 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 डन। फिर आइए आप अगले पे, F3, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, यहाँ जब एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो y डिस्टेंस पे dy लूंगा मैं, dy, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा मुझे बताएंगे। अब मैं x की वैल्यू l रखूंगा तो ये आएगा, लेकिन जे कैप को मैं वैसे ही भाव नहीं दूंगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड काम का है मेरा, यही वाला जब मैग्नेटिक फील्ड काम का है तो आंसर भी तो वही आएगा, अरे यही वाला जब मैग्नेटिक फील्ड काम का है तो आंसर भी वही आएगा। अरे यहाँ पे l रख दो x की जगह, तो बी नॉट जे कैप इधर है मैग्नेटिक फील्ड, करंट के पैरेलल है, तो उसके कारण कोई फोर्स आएगा ही नहीं, आएगा इसी कारण ही, तो जब सेम ही आएगा तो इसका मतलब F3 भी वही आएगा जो F1 आया था, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी वो देखना पड़ेगा, डायरेक्शन, तो करंट की तरफ उंगलियां, बी की तरफ आर्म, आउटवर्ड, मुझे शक है F4 भी वही आएगा, x डिस्टेंस पे dx, क्या आने वाला है मुझे बताइए, x डिस्टेंस पे dx, तो आप जैसे ही रखेंगे वही आने वाला है मेरे हिसाब से, F4 आने वाला है आपका, F4 आई बी नॉट एल बाई टू, ठीक है, और डायरेक्शन किधर आएगी, करंट की तरफ अंगुलियां, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो करंट की तरफ अंगुलियां, तरफ पाम, इनवर्ड। तो एक चीज बताइए, नेट फोर्स कितना आ रहा है, एफ नेट कितना आ रहा है, एफ नेट आ रहा है 0, नेट फोर्स आ रहा है 0, तो आप बोलेंगे सर देखो एल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लग गया, अब है तुक्के से लग गया, तुक्के से, क्योंकि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट एक्स बाई एल प्लस बी नॉट वाई बाई एल कर देता तो शायद आंसर बदल जाता। अरे में और मस्ट में बहुत अंतर होता है, ठीक है, वो हो सकता है नेट जोड़ जड़ा के 0 आ गया, बाई चांस आ गया, ठीक है, वो तो मैंने बाद में ध्यान दिया कि अच्छा इन्होंने डेटा ही ऐसे फंसाया है,
वरना अगर मान लो मैं एक जगह एक्स वाई फंसा देता, यहाँ एक्स वाई फंसा देता, मान लो बी नॉट एक्स वाई कर देता। अरे हाँ, मान लो चेंज करूँ, क्वेश्चन तो मेरा हाथ में ही है। अरे क्वेश्चन तो हमारे हाथ में होता है। मान लो मैं इसे कर देता बी नॉट एक्स वाई बाई एल आई कैप प्लस बी नॉट वाई बाई एल जे कैप। ये सही है। आई कैप वाले में चेंज आता है, यहाँ चेंज आता है। जब यहाँ चेंज आता है तो यहाँ पे फोर्स जीरो ले आता मैं इस बार। अब बोलेंगे सर कैसे? इसकी इक्वेशन थी एक्स जीरो, तो आई कैप में होते हुए भी जीरो हो जाता, ये जीरो, और वहाँ एक्स की वैल्यू एल, तो वहाँ ये आता बी नॉट वाई। तो मैंने दोनों तरफ चेंज कर देता, फोर्स कटता ही नहीं इस बार। इसका तो कट जाता, चलो यहाँ कुछ आता, यहाँ कट जाता, 2 मिनट लगते, फोर्स बदल दिया मैंने। तो मैं कह रहा हूँ मे हो सकता है, मे जीरो, मतलब मैंने कहा वो टूल नहीं लगेगा। मैंने ये थोड़ी कहा कि फोर्स जीरो नहीं आएगा, मैंने कहा एल इक्वलेंट क्रॉस बी तो नहीं लगेगा भैया। एल इक्वलेंट मतलब वो एल इक्वलेंट जो लगाते थे आप कि भैया क्लोज लूप पे नेट फोर्स जीरो हो गया, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रूल्स होते हैं। क्लियर? अब उन्होंने मुझसे कहा है टॉर्क बताओ, तो अच्छी बात है, हमने पेज कॉपी कर ही लिया। टॉर्क बताओ, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, टॉर्क। अब टॉर्क बताओ, उन्होंने किसके अबाउट टॉर्क पूछा है, हम बात कर लेते हैं टॉर्क किसके अबाउट पूछा है। उन्होंने पूछा है द फिगर शोज अ स्क्वायर करंट दिस, ठीक है, इफ कॉइल इज फ्री टू रोटेट अबाउट वाई एक्सिस, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन कॉइल इज जीरो, द फ्री टू रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, देन टॉर्क, इक्वेशन फॉर द टॉर्क म्यू क्रॉस बी वेयर म्यू एंड मैग्नेटिक इज वैलिड। तो डी तो आंसर है भैया सीधा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, सही है। एक एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, एक वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। देखिए अब टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालने में एक चीज याद रखिएगा, टॉर्क के लिए बेस्ट है आपको दोबारा ही करना है, याद रखिए। देखिए आप फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते, याद रखने का है, फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है? आप फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप यहां से एक्स डिस्टेंस पे गए थे, एक डीएक्स एलिमेंट लिया था, ठीक है, ये रहा, ठीक है। फोर्स किधर आया था मुझे बताओ? जे कैप, फोर्स आया था इस पर, बाहर आया था इस पर, यहाँ वाई डिस्टेंस पे गए थे, वाई डिस्टेंस पे 2 पे लिख दूंगा, काम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर आया था, तो आई क्रॉस बी फोर्स अंदर आया था, है ना, dF1 और ये dF2। ऐसे ही यहाँ भी वाई डिस्टेंस पे था और यहाँ आया था आपका, बाहर आया गया, dF3, है ना, और यहाँ आपका ये एक्स डिस्टेंस पे dx, और इसका फोर्स किधर था मुझे बताइए? दैट्स ऑल, ये रहा, है ना, dx, इसका फोर्स इनवर्ड dF4। अब किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है वो देखना है, बस किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, पहले निकाल लीजिए टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताइए, एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालने जा रहा हूं, तो एक्स एक्सिस ये रहा। अब सारे फोर्सेस का टॉर्क देखूंगा, तो ये बताइए इसका और इसका टॉर्क एक्स एक्सिस के अबाउट तो जीरो हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट, भाई जैसे मान लो ये फोन है, इस एक्सिस के अबाउट घूम पा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम पा रहा है, ऐसे ये फोर्स इसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस मैंने फिक्स कर दिया बेटा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश, अच्छा ओरिजिन के अबाउट टॉर्क नहीं निकाला, एक्स एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क आएगा इधर और इसका टॉर्क आएगा इधर, एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सिर्फ इसका टॉर्क आएगा dF2 का, और वो भी मेरे हिसाब से फिर तो लल्लू ही हुआ, फिर तो सेंटर ऑफ मास पे ही लगा लो यार। अभी तो ठीक है, फिर तो लल्लू सवाल है यार, मेरे को लगा डेटा थोड़ा घुमा होगा तो मजा आएगा। अगर मेरे को क्या एक काम करना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट एक्स वाई आई कैप कर देना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर सवाल होता। अभी तो ठीक है, लल्लू सवाल है, क्या होगा मुझे बताएंगे? यहाँ से डिस्टेंस बराबर ही है, ठीक है यार, इसके अबाउट टॉर्क ले लो, तो एल डिस्टेंस पे टॉर्क कितना आएगा मुझे बताएंगे? डी टॉर्क। मैं सिखाना चाहता था कि अगर आपको टॉर्क लिखना है तो पहले इंटीग्रेशन डी टॉर्क लिखो। नेट फोर्स को एक जगह तभी लगा सकते हो जब आप उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। डी एफ टू कितना था? आई बी नॉट एक्स बाई एल डी एक्स और इंटू एल, तो वही हो जाएगा क्योंकि ये एल ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आ गया आपका बी नॉट आई एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और डायरेक्शन किधर आएगी मुझे बताएंगे? डायरेक्शन इधर हाथ रखूंगा तो आई क्या, आई क्या, उन्होंने क्या बोला है?
इफ फ्री टू रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उन्होंने बोला टॉर्क जो आएगा आपका दैट इज ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी आई नॉट, आई ए बी आई नॉट, ये क्या है, आई ए क्या है यहाँ, अपना क्या आ रहा है, आई, अच्छा आई, ये आई नहीं है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, हाफ, पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ, हाफ ए बी नॉट, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये आई नहीं होना चाहिए, टाइपो एरर है, क्योंकि यहाँ भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। अपना क्या आ रहा है, आई बी नॉट, अच्छा, इसका एरिया ए मान रहे हो, एरिया ए मान रहा है, ठीक है, तो मान लो ए बराबर एल स्क्वायर है, फिर डेटा देना चाहिए यार मेरे को, कैसे पता चलेगा ऐसे, ए बराबर एल स्क्वायर है तो म्यू नॉट, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई ए बी नॉट टू आई, क्या बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है। ऐसे ही वाई एक्सेस के बाद निकालोगे, मेरे को मजा नहीं आया, मतलब थोड़ा सा डेटा मजा आता, इसमें क्या होता, टॉर्क डी एफ हर पॉइंट पे बदल रहा होता, उसकी डिस्टेंस बदल रही होती, तो फिर थोड़ा सा गेम होता, ठीक है। आप बोलेंगे सर इस एक्सिस के अबाउट जब टॉर्क लोगे तो ये बदलेगा नहीं, इसका टॉर्क आएगा ही नहीं, तो वैसे ही मेरे हिसाब से वाई एक्सिस के अबाउट भी टॉर्क निकाल लोगे, वाई एक्सिस के अबाउट सिर्फ इसका आएगा, सिर्फ इसका आएगा, और किधर आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिर्फ इसका जीरो, इन दोनों कट जाएगा, इसका आएगा, और नीचे आएगा मैग्नेट वाइज सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप आएगा, बस इस माइनस जे कैप, तो ये भी सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100%, इतना तो ऑरली खेल सकते हो, सेम आएगा, बस वो ये फोर्स बाहर लग रहा है ना, तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क नीचे की तरफ आएगा, दैट्स ऑल, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का पर्पस ये है कि अगर चार्ज ऑब्जेक्ट चल रहा है या घूम रहा है तो वो दो चीजें क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट चल रहा है और घूम रहा है तो दो चीजें क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो वही उसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर, आप पढ़िए, पानी, क्वेश्चन पढ़िए, चलिए क्वेश्चन क्या है, बहुत लल्लू सवाल है, ठीक है क्या, मुझे बताइए, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज रेडियस r and contain n electrons per cubic meter moving with velocity v देनी चाहिए थी, v along the beam, assume that the beam is much longer than its diameter from a cylindrical symmetric distribution of charge and current, the beam expand if the electric force exceed the magnetic force, so as long as the expansion is slow approximation cylindrical static field remain valid, ठीक है, क्लियर। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है भैया एक बीम चल रही है, बीम चल रही है, ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो मूविंग चार्ज है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे और एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या पूछा है उन्होंने, ठीक है, अब उन्होंने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द एज ऑफ बीम, मुझे क्लियर है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे, और एक शायद इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछेंगे, दैट्स ऑल, क्योंकि पैराग्राफ है तो यही होगा, ठीक है। ये पर्पस क्या था, ये जेई कई बार दाग चुकी है, जेई क्या होती है, जब मैंने आपको इलेक्ट्रो के टाइम भी कहा था कि वो ईएमआई के बाद वाली शीट्स में आपको इनके मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, और पिछले 5-7 साल में कम मिलेंगे, उससे पीछे जाओगे तो मिलेंगे, कि एक ही मैच द कॉलम में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी है, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट की बात भी पूछ ली, करंट की बात पूछ ली, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने अब सारे चैप्टर को क्लब किया है, इलेक्ट्रोस्टैट में हम चार्ज को रेस्ट पे मानते थे, करंट में चार्ज वायर में दौड़ता था, ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो पूछ सकते हैं, या जैसे आपने शायद ऐसे क्वेश्चन किए हो, ये एक क्यू है, ये क्यू है, दोनों v वेलोसिटी चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ, इस मोमेंट पे, तो आप बता सकते हो बड़ा आराम से, इस मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या आएगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखेंगे, फिर क्यू वी क्रॉस भी लिखेंगे, तो दोनों लिखवाते हैं। या जब जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो उसमें बहुत कुछ होता है अपने आप में। अभी तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए आप इसको किस तरह डील करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। अगर कोई चार्ज ऐसे घूम रहा है, कोई कोई रिंग मान लो, चार्ज रिंग, ये क्यू और आर रेडियस की रिंग है, ठीक है, मैं इस पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है तो आप इसको बिंदास बिंदास करंट कैरिंग कॉइल मान सकते हो। और करंट कैसे निकालेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आई रख दो, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे क्या रख दो, आई रख दो, तो करंट इक्विवेलेंट शायद आपने निकाला होगा, क्यू बाई टाइम पीरियड। अच्छा, एक टाइम पीरियड में पूरा पूरा चार्ज मेरे आंखों के सामने से गुजर गया, या क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। ऐसे ही मान लीजिए कोई रॉड आपके आंखों के सामने से जा रही है, वायर है, लॉन्ग वायर है, ये v स्पीड से जा रहा है। अब जेई बिल्कुल बहुत आसान सा सवाल पूछ सकती है, और ये पूछती आई है अभी बीच में, हाल के कुछ सालों में कम कर दिया। मान लीजिए ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी का वायर है, पहले मैं इस पे कॉन्सेप्ट बात कर लेता हूँ। लैम्डा चार्ज डेंसिटी का वायर है, तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी का अगर वायर है तो अब आपको तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है, और करंट कैरिंग वायर कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, सर्कुलर वायर हो, स्पाइरल कॉइल हो, ऐसा वायर वैसा वायर। मैं यहाँ एक चार्ज रॉड चला रहा हूँ, चार्ज रॉड, और ये चार्ज रॉड चल रही है v स्पीड से, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ। तो जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछते बच्चे कहते हैं ये कैसे, अगर ये लॉन्ग रॉड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदास, वायर के कारण आपको पता है 2k लैम्डा बाई आर, दैट्स ऑल। तो ये हो जाता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या सही है? पक्का? अभी देखिएगा बड़ा मजेदार आएगा। वो कह सकते हैं ई और बी का रेशियो आर पे डिपेंड है, नहीं है, आर बढ़ाने पे बढ़ेगा घटेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट चले तो चार्ज जिधर चल रहा है, अच्छा ये चार्ज ऐसे चल रहा है ना, चार्ज ऐसे चल रहा है, तो चार्ज जिधर चल रहा है वही करंट है, और करंट हमेशा क्रॉस सेक्शन पे डिफाइन होती है। तो यहाँ आई रख लो अपनी, यहाँ अपनी आई सेट कर लो, यहाँ अपनी आई सेट कर लो, तो आपके आंखों के सामने से dt टाइम में कितना चार्ज पास हुआ, क्यों? करंट की परिभाषा बहुत सिंपल सी है, dq बाई dt। अच्छा आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने q बाई टाइम पीरियड लिखा है, यहाँ भी मैं dq बाई dt लिख सकता था, बहुत आराम से dq बाई dt से भी वही आता, dq बाई dt। तो dq टाइम में मैं देखता कितनी आर्क लेंथ गुजर गई, उसका चार्ज लिख देता, वही आंसर आता dq बाई dt। तो I बराबर dq, तो dt टाइम में मेरे आंखों के सामने से क्या मैं कह सकता हूँ, मतलब v dt लेंथ का वायर गुजर गया, मेरी आंखों के सामने से v dt लेंथ का वायर गुजर गया, ठीक है। तो कितना चार्ज गुजरा, लैम्डा v dt डिवाइड बाई dt, तो लैम्डा v इज द करंट। तो ये अभी किसकी तरह काम करेगा, ये करंट कैरिंग वायर की तरह। अब करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई r होता है, I की वैल्यू आपको पता है, तो म्यू नॉट लैम्डा v बाई 2 पाई r, दैट्स ऑल, म्यू नॉट I लैम्डा v। तो मैं वो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, करंट कैरिंग वायर कारण तो मैग्नेटिक फील्ड सीखा ही होगा, चार्ज अगर चल रहा है तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, ये रहा। हाँ, ई बाई बी का रेशियो आप देखिएगा, इन जनरली लगभग लगभग सब जगह आर से इंडिपेंडेंट आता है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह होगा, ठीक है। आप डिवाइड कीजिए, बहुत मजा आएगा, 2 पाई गया, लैम्डा भी गया, आर भी गया, ठीक है, क्या बचा मुझे बताएंगे, ई बाई बी कर रहा हूँ, ई बाई बी, तो क्या बचा मुझे बताओ, कई कैलकुलेशन में उल्टा पुल्टा ना कर दूं, ई बाई बी, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, म्यू नॉट भी नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी, और याद रखिएगा ये हो गया सी स्क्वायर बाई वी। अब बोलेंगे सर क्यों, ये आपको याद होना चाहिए, अब तो ईएम वेव वैसे भी जेई के सिलेबस में आ गई है, वरना जेई ये तो मानती आई है, सी के टर्म में आंसर देती आई है, सी स्क्वायर बाई वी, सी स्क्वायर बाई वी। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? दैट इज ऑल। और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अरे ये क्या हुआ, अच्छा और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छा इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कॉइल जैसा होगा, बहुत सारी चीजें बता सकते हो। या एक सिलेंडर घूमे, ये सिलेंडर घूमेगा, अगर सिलेंडर चलेगा, कोई भी सिलेंडर है, कैसा भी सिलेंडर है, अगर ये चलेगा तो ये करंट कैरिंग सिलेंडर है।
अगर चलेगा तो करंट कैरिंग सिलेंडर, अगर होलो है तो होलो, सॉलिड है तो सॉलिड। अरे सॉलिड होलो सिलेंडर दोनों पड़े होंगे। इसका भी करंट कैसे निकालोगे? इसकी भी करंट आएगी वही लैम्डा इंटू वी। क्यों? क्रॉस सेक्शन पे नजर रखो, आपकी आंखों के सामने से वही वीडीटी गुजरेगा। लैम्डा यहाँ भी वही डिफाइन है, 1 मीटर में कितना चार्ज, लैम्डा। अब लैम्डा को सिग्मा और रो में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इसमें भी वही है। हाँ, अगर मान लो ये सिलेंडर घूम गया तो, अरे बहुत सारे सवाल बना सकता है जी भैया, बहुत सारे सवाल। ठीक है, अगर ये सिलेंडर घूम गया मान लो, और अभी होलो सिलेंडर ले लेता हूँ आसान, होलो सिलेंडर HC, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ये होलो सिलेंडर घूम गया, देखो चलना और घूमना अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, सिलेंडर चल रहा है तो मेरी आंखों के सामने से चार्ज ऐसे गुजर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है। और सिलेंडर घूम रहा है तो क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा बेटा। ठीक है, सिलेंडर घूम रहा है तो क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं किस क्रॉस सेक्शन पे नजर रखूंगा, मुझे बताइए। सिलेंडर अगर ऐसे घूम रहा है तो किसी एक क्रॉस सेक्शन पे मैंने नजर डाल दी, ऐसे ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे इस क्रॉस सेक्शन पे नजर है मेरी। अच्छा पूरे पे नहीं, ऐसे देखोगे तो जीरो आएगा, ऐसे देखोगे तो जीरो आएगा। मैं ऐसे नजर से नहीं देख रहा, इसलिए तिरछा दिखा रहा हूँ। ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन में नजर है। बच्चे कहेंगे सर जब मैं नजर यहाँ से रखूंगा तो नजर तो पूरी जाएगी। अरे नजर रखने का हिसाब होता है। लो ये सिलेंडर घूम रहा है, अभी आपको यही करके दिखाता हूँ। सिलेंडर घूम रहा है, सिर्फ यहाँ नजर रखवानी है, सिर्फ सिलेंडर का छोटा सा पोर्शन भी नजर आ रहा है। देख लो इस क्रॉस सेक्शन भी नजर है आपके पास, सिर्फ इतना ही पोर्शन नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर के आगे एक कार्डबोर्ड चिपका दिया, बड़ा सा काला सा कार्डबोर्ड, उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया बस, ताकि आपको सिर्फ यही चीज नजर आए। उस छेद के आर पार देख पा रहे हो, सिर्फ यही नजर आएगा भैया। तो ग्रीन कलर सिर्फ एक ही जगह नजर आ रहा है या नहीं? बच्चे कहते हैं हम ऐसे देख रहे हैं। अरे डायग्राम में ऐसे कैसे बनाऊंगा? अरे मैं यहाँ आंख बनाऊंगा गिर जाएगी ना यार, यहीं ऐसे बनानी पड़ेगी। तो डायग्राम दिखाने के लिए ऐसा होता है, डायग्राम दिखाने के लिए ऐसा होता है। आई ऐसे ऐसे, क्लियर, एक क्रॉस सेक्शन पे। तो एक किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से मेरे आंखों के सामने से अगर चार्ज, अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो एक पूरा सिलेंडर मेरे आंखों के सामने से गुजर जाएगा। अरे पूरे सिलेंडर का चार्ज यहाँ नजर रखिए, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन पे नजर रखिए, ये पूरा सिलेंडर आपके आंखों के सामने से गुजर जाएगा एक एक टाइम पीरियड में। तो क्यू बाई टी लिख दूं, वैसे ही ये घूमने वाले में क्यू बाई टी ज्यादा लग जाता है। क्यू को क्या मैं लिखूंगा, सिग्मा इंटू 2πRL डिवाइड बाई टी को 2π/ओमेगा। तो ये आ जाएगा करंट, आ जाएगा आपका करंट, ऐसे बहने वाली करंट आ जाएगी आपकी सिग्मा RL ओमेगा। लेकिन आपका सिलेंडर में जो चलता है वो चलता है NI। अच्छा ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ, ये क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। थोड़ी जगह चलेगी, मैं यहाँ उधार ले लेता हूँ, यहाँ आपको अलग कलर से दिख जाएगी। सोलेनॉइड का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट कैपिटल NI/L। अरे ये तो याद होगा। अब बोलेंगे नहीं नहीं सर स्मॉल NI होता है। अरे वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, कैपिटल NI होता है टोटल टर्न्स इनटू I होता है टोटल करंट। तुम पता नहीं क्या चला रहे हो, ये टोटल करंट है बेटा। अरे एक टर्न में करंट I है, सारे टर्न्स मिला के, या इसके टर्न को एक बोल दो, यहाँ पे I की वैल्यू रख दो, L रख दोगे तो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा। लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर आ गया, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा इसके अंदर भी जीरो होगा, बाहर भी होगा, अगर चलाओगे तो इसमें अंदर भी हो, तो बहुत कुछ है भैया। हाँ लेकिन दोनों बार ई तो दोनों में सेम ही होगा। अच्छा ये भी होलो है, ई तो अंदर जीरो होगा दोनों केस में। तो देखिए बहुत शानदार डेटा बन गया, और चार्ज को जेई ने बहुत घुमाया है, सिर्फ चार्ज नहीं, चार्ज ऑब्जेक्ट भी घूमता है। क्या मेरी बात समझ आई? तो अब उस क्वेश्चन को क्या हम खुद कर सकते हैं, मैं आपको कैपेबल बताऊंगा। तो मैंने कहा चार्ज को जेई बहुत बार घुमा चुकी है, चार्ज ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहे तो चार्ज ऑब्जेक्ट चलाना चाहे घुमाना चाहे। देखिए चलने और घूमने से ई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होलो सिलेंडर अगर चार्ज है तो अगर वो घूमे या चले दोनों बार स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो अंदर जीरो ही आएगा। हाँ अगर वो चल रहा है तो वो होलो करंट कैरिंग सिलेंडर की तरह है, जिसके अंदर भी जीरो होता है बाहर भी होता है। और अगर वो घूम रहा है तो सोलेनॉइड की तरह है, तो अंदर
बी होगा, बाहर 0 है। ई तो हर बार सेम है, और बाहर कितना होगा 2k लैम्डा बाय आर। ई को इसके मोशन से नहीं फर्क पड़ रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हम आगे आते हैं, है क्या? अब इसमें उन्होंने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन द बीम। ठीक है, तो मेरे लिए ये क्या है मुझे बताएंगे? ये चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे लिए ये चार्ज सिलेंडर है बस। ये एक चार्ज सिलेंडर है जिसपे चार्ज ऐसे नेगेटिव है शायद, है ना? चार्ज सिलेंडर, बस खत्म बात, फिनिश बात। तो सिलेंडर के एज पर पूछा है। एज पर आपको पता है सिलेंडर के एज पे बाहर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और अंदर वाला भी लगा सकते हो। अच्छा, सिलेंडर की सरफेस पे होलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, तो कंटिन्यूटी होती है वहां। तो ई इनसाइड कितना होता है? ई इनसाइड होता है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बस दैट्स ऑल। ई लिख देंगे अपन। ई वेक्टर में लिखा है तो वेक्टर में लिख देंगे, हम भी वेक्टर में लिख देंगे यार। अभी लिखते हैं रो कितना है, बस आपको रो निकालना है। रो क्या है मुझे बताइए? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो इस सिलेंडर की लेंथ है एल, एरिया ये रेडियस आर है, अभी एरिया ये मान लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। उन्होंने कुछ रेडियस वेडियस दी है क्या? रेडियस आर दी है, ठीक है, चलो तो उसी के टर्म में लिख ही देते हैं ना। वैसे भी आर चाहिए होगा मुझे, ये रहा आर, क्लियर? तो आर, तो रो क्या होगा मुझे बताएंगे? टोटल चार्ज कितना होगा मुझे बताएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम दिए उन्होंने, पर क्यूबिक मीटर। पर तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, मेरे तो सीधा ही आंसर आ गया एन ई, एन इंटू ई। लेकिन चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एन ई तो है ये इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम डिवाइड करा। एन ई, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा ना, डिवाइड, ये रहा, तो एन ई आ गया। क्या मेरी बात क्लियर? फिनिश। ये आ गया रो, खत्म। रो आ गया तो सवाल खत्म। एन ई आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर में लिखना है तो माइनस आर कैप। बच्चे बोलेंगे सर वाई माइनस आर कैप, सर ये, अरे ये किस लिए बनाया था मैंने? अरे नेगेटिव चार्ज है ना यार, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट हो गया यार। हाँ, दैट्स ऑल, फिनिश। तो क्या आया मुझे बताओ? ये दो तो नहीं है, एन ई आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, दैट्स ऑल। टेल इज द आंसर। मैंने पीछे भी आंसर टिक कर दिए थे ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या समझाता है बता दिया। जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट चले या घूमे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिंदास वैसे लिखो, चाहे चलने घूमने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो आप उसका करंट इक्विवेलेंट लिख दो, कोई ना कोई करंट इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सोलेनॉइड, होलो सिलेंडर, रिंग, कुछ ना कुछ बन जाएगा, स्पाइरल कॉइल, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ठीक है, अगला मेरे को 100% यकीन है मैग्नेटिक फील्ड ही पूछेंगे, वही पूछेंगे। अगला ई और बी का रेशियो पूछ लेंगे, खत्म बात, और क्या। तो अब एक चीज बताइए, क्या करंट ऐसे फ्लो करी होगी अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो? अच्छा, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेगी, आप सिर्फ करंट निकाल लीजिए। आपको पता है एक्सिस पर दोनों फॉर्मूले वैलिड है, आप चाहे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई लगा सकते हैं या म्यू नॉट जे आर बाई 2 लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी। सरफेस पर, सॉरी एक्सिस पर क्या बोल गया मैं, सरफेस पर दोनों फॉर्मूले वैलिड है। बाहर सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और अंदर होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2। बच्चे बोले सर क्या बोले? ये तो पता ही होगा, बाहर ये होता है, अंदर होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, दोनों में से कुछ भी लगा दो। जे होता है करंट डेंसिटी, तो मैं बाहर वाला यूज कर लूँ, अंदर वाला यूज कर लूँ, कोई यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं बाहर वाला यूज कर लेता हूँ। बी बराबर आएगा म्यू नॉट जे, नहीं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और वेक्टर में लिखना है तभी हम वेक्टर में भी लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्शन क्या आएगी मुझे बताएंगे? करंट इधर है, करंट इधर है, तो करंट की डायरेक्शन में हाथ रखिए, अंदर की तरफ इनवर्ड आएगा, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा से। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन को हम बोल भी देंगे वैसे। अभी तो चलो ये रहा, आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? आर वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर ही होगी, आर कैप। तो ये कैसे आएगा? वी कैप क्रॉस आर कैप आएगा, या वी कैप, नहीं, आर कैप क्रॉस वी कैप। अच्छा, डायरेक्शन वी इधर है, अरे जो वेरिएबल्स दिए हैं उन्हीं के टर्म में डायरेक्शन लिख रहा हूँ। आर तो बाहर की तरफ है, रेडियल है ना, रेडियल, तो आर कैप क्रॉस वी, आर की डायरेक्शन। और आप बोलेंगे सर क्लियर, दोनों परपेंडिकुलर है तो यूनिट वेक्टर ही देंगे, तो डायरेक्शन हो गई मेरी आर कैप क्रॉस वी, क्लियर, दैट्स ऑल।
अब आई कितना होगा, आई निकालने के लिए मैंने आपको कहा है एक क्रॉस सेक्शन पे ऐसे नजर रख दो, कोई भी क्रॉस सेक्शन पे ऐसे नजर रख लो, इस क्रॉस सेक्शन पे नजर रख लो। आपके आंखों के सामने से मैं क्या कह सकता हूं कि dt लेंथ का सिलेंडर गुजर गया, dt तो सॉरी मतलब v dt लेंथ का सिलेंडर गुजर गया, तो करंट कितना आएगा dq बाई dt। कितना चार्ज गुजरा यार, चार्ज गुजरा मेरे आंखों के सामने से एन ई, तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज है, अच्छा सही है ना, एन ही है पर यूनिट वॉल्यूम है ना, एन है इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज, ठीक है। और एरिया कितना गुजरा मेरे आंखों के सामने से, पाई आर स्क्वायर, अच्छा, इंटू वी डी टी डिवाइड बाई डी टी। करंट को लिखने का तरीका, क्वेश्चन को लेने का यही पर्पस था कि इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे, बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर है। बी वेक्टर क्या आएगा, एन ई, नहीं पहले म्यू नॉट एन ई पाई आर स्क्वायर वी बाई 2 पाई आर कैप क्रॉस वी कैप, ठीक है। क्या आने वाला है, बी वेक्टर 2 पाई आर कट गया, वैसे भी अंदर आर के प्रोपोर्शनली होता है, 2 थोड़ी कट रहा, म्यू नॉट एन ई भी बच रहा है, पाई कटा ना बस, एन ई वी आर डिवाइड बाई 2 आर कैप क्रॉस वी कैप, दैट्स आंसर है, ये रहा बी वेक्टर। तो किसी चलते चार्ज ऑब्जेक्ट के आर एंड बी निकाल सकते हो, तो एक एग्जाम्पल था, मैंने तो आपको सारी चीज समझाई है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये आ गया, अच्छा वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया क्या इन्होंने, अच्छा पिछली बार वेक्टर फॉर्म में दिया था, इस बार वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, बाई 2 आएगा बस, और क्या, खत्म बात, that's it। अपन ने तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, ये यूनिट वेक्टर ही है, अरे दोनों यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर है। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एट द एज, अच्छा नेट फोर्स पूछा है, मेरे को लगा ई और बी का रेशियो पूछेंगे, ई और बी का रेशियो पूछते तो उसमें एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाती, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन 1/c स्क्वायर देगा, ये तो पता है ना, c बराबर 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो अगर उसका रेशियो पूछते तो c एक्स्ट्रा टर्म हो जाता। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स बताओ, तो बता देंगे यार, बी किधर था मुझे बताएंगे, इनवर्ट था ना शायद, बी किधर आया था, ठीक है, वैसे भी अपन देख लेते हैं, करंट ऐसे है तो बी इनवर्ट है, बिल्कुल सही है, ई अंदर आया था है ना, ई अंदर, ई अंदर आएगा, पक्का, डन डन डन। तो नेट फोर्स पूछा है, ठीक है, चलो इसका फोर्स ऊपर ही आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर ही आएगा, तो इलेक्ट्रिक को तो मैं वैसे भी आर के टर्म में लिख ही पा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स किधर आएगा मुझे बताओ, क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी ऊपर, वी क्रॉस बी ऊपर, लेकिन नीचे, हाँ सही तो है, ठीक है, सही है, ठीक है ठीक है, हाँ डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, थोड़ी सी इधर जगह बना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। अच्छा मैं मैग्नीट्यूड दिखा, मुझे लगा यार दोनों एक ही डायरेक्शन में कैसे आगे, दोनों ऑपोजिट ही आते हैं जनरली, ठीक है, सब जगह इस टाइप के, अगर एक ही लाइक चार्जेस हैं, दो दो लाइक चार्जेस ऐसे जा रहे हैं, चलिए क्या आएगा मुझे बताएंगे। ये जो आएगा आपका क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, वी क्रॉस बी ऊपर लेकिन नीचे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर, दैट्स ऑल। तो उन्होंने पूछा है, तो फोर्स आ गया मेरा, फोर्स जो आएगा दैट इज फोर्स बराबर एफ ई प्लस, नहीं एफ ई माइनस एफ एम, अब मैग्नीट्यूड रख दिया है आर कैप, अच्छा आर कैप मतलब ये रेडियल में लिख दिया है, एफ ई एफ एम की वैल्यू रख दो यार, जो अपन ने निकाला था, बस मेरा सवाल खत्म हो गया, और क्या, ये तो हलवा सवाल था बहुत ही। इसकी वैल्यू कितनी थी, एन ई आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू है एन ई आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बहुत ही ज़्यादा हलवा सवाल था, मुझे लगा कुछ पूछेंगे, और ये था एन ई आर तो आएगा ही, और म्यू नॉट वी बाई 2 और आएगा, म्यू नॉट वी बाई 2 और आएगा, म्यू नॉट एन ई आर वी बाई 2, ठीक है, और आर के, ये आंसर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लगेगा। अच्छा अगर ये जीरो होता तो क्या आता आंसर, अगर इसको जीरो करना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को जीरो करना है, नेट फोर्स को, एक मिनट बताइए, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, एक मिनट रुको 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 रुको, सॉरी 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 शक्तिमान, ठीक है, ये मैं, अरे यार पूरा क्यों मान रहा है भाई,
ये ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तो ये चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता। मुझे यार ये याद रखना पड़ेगा। चलो पहले वही F बराबर क्यू ई होता है। ये मैंने क्या लिखा था बताओ? ये ई लिखा है यार, वहां से अपन ने ई चुराया है ना, ई चुराया है। तो इसमें ई मल्टीप्लाई होगा अभी, तो एन ई स्क्वायर आर बाई टू, ठीक है, माइनस, ये तो ई लिखा है सिर्फ बेटा, ये ई है, ये बी है, फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी। तो इसमें म्यू नॉट एन ई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई टू आर के, ये सही है। अब इसे मिटा दो। अरे वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिखे हुए थे, ये रहा, क्योंकि है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मुझे बताओ? एन ई स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लेना, बाई टू कॉमन ले लेना, तो जो भी आंसर है वो आंसर आ जाएगा। देख लो क्या आने वाला है, एन ई स्क्वायर आर बाई टू। एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया उन्होंने। अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लो यार, कोई बहुत बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं। एप्सिलॉन नॉट भी अगर कॉमन ले लिया आपने तो ये हो जाएगा आपका माइनस म्यू नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट उधर मल्टीप्लाई होगा वी स्क्वायर आर कैप। मेरे को यही सही लग रहा है क्योंकि बाकी सब में टू आ भी नहीं रहा है। यही सही है, ठीक है, हो गया, सही तो है। अरे टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, टू टू कॉमन हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ठीक है। दैट्स ऑल, आंसर वेरीफाई भी हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Zeeman effect in Bohr theory of hydrogen atom of electron can be thought as moving। वैसे Zeeman effect हम ऐसे ही लिखते हैं कि बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन Zeeman effect, और इस टाइप का होता है ना। अरे जो बोर मॉडल की खामियां लिखते हैं तो उसमें Zeeman effect का नाम लिख देते हैं, है ना। अभी क्या है, इन बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन कैन बी बॉट एज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अबाउट द प्रोटॉन। सपोज दैट सच एन एटम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ ऑर्बिट एट राइट एंगल टू बी। ये वही क्वेश्चन है जो जेई में आ चुका है, सेम उसका स्टैंडर्ड चेंज वाला क्वेश्चन है ना। क्या होगा? इफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग क्लॉकवाइज एज व्यूड बाय एन ऑब्जर्वर साइटिंग अलोंग बी, बी के अलोंग देख रहा है, विल द एंगुलर मोमेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज? व्हाट इफ सर्कुलेटिंग काउंटर अज्यूम दैट ऑर्बिट रेडियस डज नॉट चेंज? ठीक है, ये वही जेई वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट जेई वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम जेई वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। और अबव प्रॉब्लम चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये वही जेई वाला क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। उन्होंने तो क्या है, थोड़ा सा उसमें आसान कर दिया था, ठीक है क्या? तो अभी है क्या इस क्वेश्चन में, एक पेज उधार ले लेते हैं अपन, ठीक है। देखो है क्या, मान लीजिए एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत लल्लू सी चीज है, ये रहा, ठीक है। और आपने यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ चारों ओर, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एम ई, यहाँ लिख देता हूँ एम ई। अच्छा ये नेगेटिव है, वो बात कर लेंगे। वेलोसिटी वी है, या इसके घूमने की वेलोसिटी ओमेगा, दैट्स ऑल। और ये आर रेडियस पे घूम रहा है, ये आर रेडियस पे घूम रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है, क्लियर यहाँ तक? अगर इसे रखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है क्लॉकवाइज एज व्यूड बाय ऑब्जर्वर साइटिंग अलोंग बी। अच्छा साइटिंग अलोंग बी का मतलब होता है बी की, साइटिंग अलोंग बी, बी के साथ देख रहा है ना। मतलब बी मैंने किधर माना है मुझे बताएंगे? बी मैंने इनवर्ड मान लेता हूँ, बी में इनवर्ड मान लेता हूँ। तो अभी ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये डायरेक्शन तो ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी अपने को, ये ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज ऐसे ही होता है, तो ये मतलब बंदा ऐसे घूम रहा है ना। क्या क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। तो साइटिंग बी, तो यहां से देख रहा हूं बी की तरफ से, अच्छा जिधर बी की डायरेक्शन है, जिधर बी की डायरेक्शन है बी, अच्छा साइटिंग अलोंग बी है, बी के तरफ, बी के तरफ देख रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो जो आपका आएगा ये आ जाएगा आपका कि भाई इसमें क्या होगा, ठीक है, तो आ जाएगा जो भी आएगा। अभी उन्होंने क्या बोला है मुझे बताइए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, उन्होंने कहा रेडियस चेंज नहीं मानते, ठीक है। तो हो गया सवाल। देखो पहली बात है क्या, अगर अगर बी नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ बी, पहले ये सोचो, जेई का ही क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे अच्छे लगे, मतलब जेई ने जितना पूछा उससे हम ज्यादा ही बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एक बात पे बात कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ना, मास एम ई, एक सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा कि नहीं आएगा अंदर की तरफ?
और वो आ जाएगा k(q1q2/r²). दैट्स ऑल। आर रेडियस पे घूम रहा है, बी नहीं है, अभी बी नहीं है। तो मुझे बताइए ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आएगा? m(ω²r). क्या ये सही है? दैट्स इट, दैट्स ऑल। Fe बराबर m(ω²r). अब जब बी आ गया, ठीक है, अगला है कि मेरा बी आ गया यहाँ पर। बी जब आ गया तो अब मुझे बताइए बी के कारण फोर्स किधर लगेगा, मुझे बताएंगे। अच्छा, इसकी ओमेगा चेंज हो गई, मैंने मान लिया ω1 कर दी, ω1 कर दिया। अच्छा, रेडियस चेंज नहीं मान रहे, वो ओमेगा को चेंज मान रहे हैं, ओमेगा को चेंज मान रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है ओमेगा चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ओमेगा क्यों चेंज हुआ बता रहा हूँ। वी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी क्रॉस बी, तो एक मैग्नेटिक फोर्स बाहर आएगा लेकिन अंदर आएगा। और सर क्या बाहर आएगा अंदर आएगा? क्यू वी क्रॉस बी पे ही खेल रहा हूँ बस मैं, क्यू वी बी। तो क्या होगा मुझे बताइए, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वी क्रॉस बी फोर्स बाहर। अरे वी क्रॉस बी फोर्स बाहर, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना यार, तो फोर्स अंदर। इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ध्यान रखना होता है। तो एफ भी अंदर है और एफ भी अंदर है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वी क्रॉस बी ऐसे, ठीक है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया और रेडियस वही है, खुद सोच के देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, रेडियस वही है, m(ω²r) से सोच लो। अब बोलेंगे सर, अच्छा बात सोच लो अच्छे से, पक्का? आप mv²/r से सोच लो, चलो। F बराबर mv²/r, m और r कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी ना, स्पीड बढ़ेगी तो ओमेगा भी बढ़ेगा। अब बोलेंगे सर क्यों? r कांस्टेंट है, v इक्वल टू ओमेगा। या सीधे सोच लो m(ω²r) से, m और r कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस बार जो नया आएगा वो क्या आएगा मुझे बताएंगे, Fe प्लस Fm बराबर m(ω1²r). ये जेई का आया हुआ सवाल है, हालांकि उन्होंने बहुत लिमिटेड चीज पूछी थी, तो थोड़ी सी मैं चीरफाड़ कर रहा हूँ, ठीक है, अ लिटिल बिट। Fm मुझे पता है, तो Fe प्लस, ठीक है, तो यहां से मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा मुझे बताएंगे। Fe की जगह मैं क्या लिख दूं, m(ω²r) प्लस Fm की जगह क्या लिख दूंगा, E QVB होता है, QVB, ठीक है। तो ω1r, अच्छा सही है, QVB बराबर m(ω1²)। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? ये दैट्स ऑल, ये चेक कर लो। तो यहां से मेरे हिसाब से काफी कुछ होने वाला है, उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, EB(ω1r), r वैसे थ्रू आउट कैंसिल हो गया है, QVBR है ना, r थ्रू आउट कैंसिल हो गया मेरे हिसाब से, तो ये आ गया ω1EB बराबर m कॉमन लिया तो ω1², तो ω1 को मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस ω²। क्या क्लियर है? तसल्ली से कैलकुलेशन चेक कर लो, m(ω²r) माइनस ω²। क्या क्लियर है मेरी बात? डन। अब मैं ω² कॉमन ले रहा हूं और आप मेरे हिसाब से समझ ही गए होगे बाइनोमियल लगाने की फिराक में हूं मैं। m(ω²) कितना आने वाला है मुझे बताएंगे। यहां से आ जाएगा आपका ओमेगा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा -1, ठीक है। यहां खेल लेता हूं पूरा, ठीक है। क्या आने वाला है, ω1EB इज इक्वल टू m(ω²), क्या आने वाला है, डेल ओमेगा बाय ओमेगा। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? 100%। देख लो, कोई डाउट तो नहीं? 100% सही किया अपन ने? एनीथिंग वी डिड रॉन्ग? ठीक है, चलिए डन, मेरे को ठीक लग रहा है। एक काम करेंगे, मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, तो ये काटूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है अप्रोक्सीमेशन मैं मानूंगा ओमेगा में चेंज बहुत कम है, डेल ओमेगा, इसीलिए तो वहाँ चेंज को इग्नोर किया है। तो ये आ गया मेरा EB बाय, दैट्स ऑल, EB बाय, ये आ गया मेरा चेंज इन ओमेगा। तो मैं ओमेगा में चेंज भी निकाल सकता हूँ। अब उन्होंने एंगुलर मोमेंटम में चेंज पूछा था, तो आई ओमेगा, अच्छा ओमेगा को छोटा माना है तो मैंने ओमेगा डैश और ओमेगा काट दिया। अरे जब तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा पाया, ठीक है। अब अब उन्होंने चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, तो मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा एंगुलर मोमेंटम होता आई ओमेगा, ठीक है। जेई ने क्या पूछा था वो बता देता हूँ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो वो होगा आई इंटू डेल ओमेगा, आई होता है mr² इंटू डेल ओमेगा निकाल चुका हूँ। चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है Q/2m इंटू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम,
वो भी आ गया, तो चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकता हूँ मैं इसका। क्लियर? 100%। हाँ, माइनस प्लस आप देख लीजिएगा कि बी की डायरेक्शन में हुआ कि बी के ऑपोजिट हुआ है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट है किधर मुझे बताइए? इसका मैग्नेटिक मोमेंट है बाहर, अच्छा बाहर है, बढ़ा है तो बी के ऑपोजिट है। अब बोलेंगे सर मैग्नेटिक मोमेंट बाहर कैसे? ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो करंट ऐसे घूम रही है, इलेक्ट्रॉन है यार। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बेवफा है। इलेक्ट्रॉन बहुत देता धोखा देता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, बहुत ज़्यादा धोखा देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर है, और ओमेगा बढ़ा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, और ओमेगा भी इंक्रीज हुआ है। ओमेगा तो मैंने पहले ही कह दिया था इंक्रीज हुआ है। क्लियर? लेकिन बी के ऑपोजिट इंक्रीज हुआ था, इसलिए मतलब माइनस लगाया था उन्होंने। ठीक है, क्या पूछा है उन्होंने? क्लॉकवाइज एज व्यूड विल द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, इसका आंसर आ जाएगा, ए पार्ट का आंसर इंक्रीज है, ए पार्ट का आंसर इंक्रीज। क्या मेरी बात क्लियर है? ए पार्ट का आंसर इंक्रीज। बी पार्ट, व्हाट इफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज? तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, चलिए और क्या है? इन अबव प्रॉब्लम्स शो दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय अप्रॉक्सिमेटली दिस। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय जीमन इन 1896। बहुत धन्यवाद। चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो अपना क्या आया है मुझे बताएंगे यहाँ? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है, तो बस मेरे तरफ से आ तो जाना चाहिए चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो अपन ने कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या? अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गई शायद, यहाँ टू आएगा, टू, हाँ टू आएगा, टू 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 एम, टू एम, टू एम, टू एम आएगा, दैट्स ऑल। अरे बाइनोमियल लगाया ना, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो वन प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा, टू आएगा, हाँ वही टू ओमेगा, क्योंकि मुझे दिख गया कि उसमें थोड़ा सा वो आ रहा है, उन्होंने शो दैट किया, तभी मेरे को कैलकुलेशन पता चलती है। अरे बाइनोमियल फास्ट लगा दिया, वन प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा का होल स्क्वायर, अब बाइनोमियल लगाइए तो टू आएगा वहाँ, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डेल ओमेगा बाई टू पाई, ठीक है, जब उन्होंने शो दैट बोला तभी क्या आएगा? ई बी बाई फोर पाई एम, दैट्स ऑल, ई बी बाई फोर पाई एम, और ये मेरे हिसाब से यही है उनका आंसर। प्लस माइनस क्यों है? अच्छा उन्होंने बी लिखा, मैंने ई भी लिखा, एक को बात है बाई फोर पाई एम। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि किसी में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और किसी में घट रही है, इसमें इंक्रीज हुई, इसमें डिक्रीज हुई, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? 100%। चेक कर लो तसल्ली से, पक्का? करें आगे? अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन तो कल लप्पू है, इस वाले क्वेश्चन पे बात कर रखी है। मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से और ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो लप्पू है, चलो कर ही लेते हैं, लाओ क्वेश्चन आया तो कर लेते हैं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक है, a positive charge enters a region of perpendicular electric and magnetic field as shown, ठीक है, traveling with speed v naught directed horizontally to the right, initially the charge move through the region shows no deflection। अच्छा ये भी जेई का मनपसंद टॉपिक है, चार्ज, अच्छा ये है वेलोसिटी सेलेक्टर, ये वेलोसिटी सेलेक्टर है भैया। ये चार्ज अगर सीधे गया है तो एक चीज बताइए, ई और बी में रहते हुए चार्ज बिना वेलोसिटी चेंज किए जा रहा है तो एक केस ही बनेगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड मैग्नीट्यूड सब, ठीक है, स्पीड डायरेक्शन सब। अगर वो सीधे जा रहा है, ई और बी दोनों है, तो इसका मतलब ई बी वी तीनों परपेंडिकुलर, ये स्पेशल केस है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जिसमें ई और बी जीरो नहीं है से बिना वेलोसिटी चेंज किए निकल रहा है, मतलब ई बी वी तीनों परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ई नीचे है। ठीक है, तो आपको पता है इसकी कंडीशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, इसमें सवाल यही दागती रहती है। ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, दैट्स ऑल। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब ऐसे कह लो कि एफ ई और एफ एम इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। अच्छा एफ ई और एफ एम इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, ये इसी से तो शर्त आई है, एफ ई बराबर माइनस एफ एम। बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों यार, वेक्टोरियली तो ऑपोजिट ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिखते हो क्यू ई बराबर माइनस क्यू वी क्रॉस बी, है ना, तो क्यू कट जाता है, दैट्स ऑल। अब उन्होंने क्या कहा है कि वी वांट द चार्ज टू हिट द बिलो द होल, ये तो आसान क्वेश्चन है।
वी शुड नॉट बिलो द होल मतलब मुझे इधर हिट करवाना है ना, यहाँ हिट करवाना है, तो पहले इस पे फोर्स देख लो ना यार, फोर्स देख लो, जो जीता वो सिकंदर, खत्म बात, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज कैसा है पहले ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो आंसर उल्टे हो जाते, क्योंकि अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स ऊपर लगता, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा, और ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक ऊपर आएगा, चेक कर लो वाले V क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा QVB, इसका मैग्नीट्यूड होगा QE। इस पे चल रहे हो तो दोनों बराबर होगा, E इक्वल टू VB होगा। इस पर नीचे जा रहे हो तो इसका मतलब अगर आप नीचे डेविएट हो रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दैट्स ऑल। और यहाँ जाके हिट कर रहे हो तो E शुड बी ग्रेटर देन VB, दैट्स ऑल, आंसर खत्म। ये तो बहुत लप्पू सवाल हो, इसमें तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया, ये तो चलो कैसे डाल दिया होगा मैंने। अच्छा ये सिर्फ याद दिलाने के लिए, E B V तीनों परपेंडिकुलर है तो क्या शर्त पे वो अनडिवाइडेड जाएगा, तो वी शुड नॉट बोला है, वी शुड नॉट डिक्रीज इज स्पीड बिलो वी नॉट। देखो मुझे इसकी शर्त क्या, अगर नीचे टकराना है तो E शुड बी ग्रेटर देन VB होना चाहिए, बस E शुड बी ग्रेटर देन VB होना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओ या वेलोसिटी और B को घटाओ, डिक्रीज इट्स स्पीड बिलो वी नॉट, तो यहां तक तो बिल्कुल सही है, चेक है, स्पीड घटाओ बिल्कुल सही है, और इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ E, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अच्छा ये आंसर नहीं होगा, आप बोलेंगे सर ये आंसर नहीं होगा मतलब, अरे ये आंसर कैसे होगा भैया, उनका वी शुड नॉट बोला है, हमें क्या नहीं करना है, ये तो करने से आंसर आ रहा है, ठीक है। डिक्रीज स्पीड बिलो वी नॉट, तो ये सही है, ये ठीक है, एंड डिक्रीज ई, नहीं ये गलत है। अरे एक चीज बताओ, वी भी घटाओगे ई भी घटाओगे, वी भी घटाओगे ई भी घटाओगे, तो ये इनइक्वलिटी आए जरूरी थोड़ी है, अरे ई इक्वल टू वी भी है, आपने इसको भी घटाया इसको भी घटाया, ये आए ये जरूर थोड़ी है, मान लो ई ज्यादा घट गया तो ये गलत है, तो ये अपना सही आंसर है, मतलब गलत है इसलिए सही है। इंक्रीज इट्स स्पीड अबव वी नॉट, नहीं इंक्रीज तो कतई नहीं करनी है, एंड इंक्रीज द ई, नहीं ये भी ये सही है। अच्छा ये ऐसे खेल रहे हैं, अगर आपने इसको बढ़ाया और इसको बढ़ाया तब भी किसको ज्यादा बढ़ाया हमें क्या पता, ठीक है, ये तो सिर्फ शब्दों का सवाल है। इंक्रीज इट स्पीड अबव वी नॉट और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, इंक्रीज इट स्पीड अबव वी नॉट, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, इंक्रीज तो क्यों करूंगा, और डिक्रीज ही, ये तो दोनों ही गलत है, ये तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स वाला खेल हो गया, मतलब उस इसी को शब्दों में फंसा के, अच्छा एक मिनट रुको, फिर ये सही हो गया, उसी को शब्दों में फंसा के दे दिया, और क्या, तो BCD आंसर हो गया। ये तो बहुत ही हलवा सवाल हुआ, क्या मेरी बात क्लियर है 100%। एक सवाल में और ले रहा हूँ, ठीक है, ये अपन यहाँ कर देते हैं, एक सवाल में और ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, HCVG वाला क्वेश्चन ही है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, शायद आपने किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना चाहिए। यहाँ E और B परपेंडिकुलर थे, उसी से याद आया, देखो E B परपेंडिकुलर है तो जेई ने मैक्सिमम टाइम एक ही केस टपकाया है, मैक्सिमम टाइम क्या, E B V तीनों परपेंडिकुलर है, E इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B बन जाता है, और चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता रहता है। अगर ये इनवैलिड हो जाए तो ये उनका बड़ा फेवरेट केस है, ई बी वी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसी से तो वेलोसिटी सेलेक्टर बनता है, यही हॉल इफेक्ट में आता है काम, यही हॉल इफेक्ट में आता है भाई, यही आपका हॉल इफेक्ट में आता है, यही आपका मोशनल ईएमएफ में आता है। अच्छा मोशनल ईएमएफ में भी ई वी बी तीनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर में यही आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट हो रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो इसलिए ये स्पेशल केस है जो तो है ही है। मान लो स्पेशल केस नहीं वैलिड हो पा रहा, ई इक्वल टू माइनस वी क्रॉस भी नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, गेम उस बात का है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब मैं यहाँ एक चार्ज क्यू को मतलब रिलीज कर रहा हूँ रेस्ट से, मेरा मानना है बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, चार्ज क्यू को रिलीज कर रहा हूँ, एंड लेट्स से कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, या किधर भी मान लो, यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये B है ये E है, और इसको मैंने रेस्ट से छोड़ा, तो स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है। एक तो बहुत ही क्वेश्चन प्यारा है जो HCV में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप बोलेंगे सर HCV कैसे याद आ रही है,
याद आ जाती है कभी-कभार कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले में नहीं याद आई, ऐसे ही, ठीक है? कहीं कुछ है ढंग का तो। अगर वो पूछते हैं कि इसकी स्पीड इस कोऑर्डिनेट पे बताओ, मान लो ये उन्होंने कहा कि ये चार्ज इस कोऑर्डिनेट पे पहुँच गया। एक बढ़िया टूल एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, ठीक है? जो तो जनरली बच्चों को मेरे ज़्यादातर रटा हुआ होता है, हो सकता है ना हो तो इसलिए। वो कहते हैं एक्स, वाई, ज़ेड पे जब चार्ज पहुँचा, तो इसकी स्पीड बताओ। तो बच्चे पहले पूरा पाथ निकालने बैठ जाएँगे, नहीं ये पाथ निकालने का सवाल नहीं है। पता है अगर सिर्फ़ ये सवाल होता, सिर्फ़ ये सवाल होता फाइंड फाइंड स्पीड, ठीक है? एट एक्स, वाई, ज़ेड। अब वो अच्छा एक चीज़ बताओ, स्पीड ऑफ चार्ज ऑफ क्यू व्हेन इट पासेस थ्रू। तो अब मुझे पता है ना पासेस थ्रू, भाई मुझे नहीं पता जेड क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो पाथ पता ही नहीं है। पासेस थ्रू एक्स, वाई, जेड। अच्छा कोई भी जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा है कि इससे पास कर रहा है, तो स्पीड बताओ। तो आप यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक प्लस डब्ल्यू मैग्नेटिक बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर आप इसका पाथ निकाल के करने गए तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, आएगा उससे भी। मैं ये पहले भी एग्जांपल बता चुका हूँ कि एक एक एल लेंथ की रस्सी से आपने एम मास का ब्लॉक छोड़ा, तो जब ये यहाँ पहुंचता है तो यहाँ स्पीड निकालो। वर्क एनर्जी थ्योरम से फटाक से रूट टू जे लिख देते हो, लेकिन अगर आपने इसे फोर्स वाले तरीके से किया तो लंबा जाता है। आएगा तो उससे भी, लेकिन थोड़ा लंबा जाता है। तो यहाँ भी वही है, अगर आपने इसे पाथ निकाल के किया, उसके बजाय सीधा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक होगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है इधर, और ये भी यूनिफॉर्म है। अगर बाय डिफॉल्ट ये तो यूनिफॉर्म ही है, दोनों यूनिफॉर्म ही है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितना लगेगा, QE। अरे QE, और डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना हुआ है, y। तो QEy प्लस मैग्नेटिक का तो मेरे को पता है 0 बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल 0। और मान लो वो तो इनिशियल दे भी देते, वो कहता है कि ओरिजिन पे इसकी स्पीड v1 है, तो एक्स वाई जेड में बताओ। तो पाथ इतना गंदा सा होगा ना, अब बता नहीं पाओगे। पाथ अभी हम निकालेंगे। मान लो इसमें तो थोड़ा आसान भी आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ वेलोसिटी भी कुछ अजीब वगैरह दे देता 3D में, और वो कह रहे हैं एक्स वाई जेड से पास करेगा। मैंने थोड़ी कहा है, वो कह रहे हैं, वो निकाल के बैठे होंगे, ठीक है। तो मैंने तो कहा भैया वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम लास्ट मोमेंट पे याद रखना, ये काम का टूल है। क्या मेरी बात समझ आई? अब हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। हमें ये तो अच्छा, ये एक अलग सेपरेट क्वेश्चन था। अब मेरा क्वेश्चन है कि टाइम टी पे इसका कोऑर्डिनेट बताओ। व्हेन इट पासेस थ्रू एक्स, वाई, जेड। तो मैं क्वेश्चन से हटा दूं, ये मैंने नया क्वेश्चन बना दिया है। अब होगा क्या कि पहली बात, इसका पाथ इसी प्लेन में होगा। वैसे z यहाँ 0 होता अगर देते तो, इसका पाथ इसी प्लेन में होगा। आप बोलेंगे सर क्यों? चलो देखते हैं। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स स्टार्टिंग में इधर ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जाएगा। जब इधर फोर्स लगेगा, जब इधर थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नहीं सॉरी, अरे यार शिट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जेड में आएगा पाथ। कोई बात नहीं, इस प्लेन में नहीं आएगा, इस प्लेन में आएगा, ठीक है। अभी अभी कैलकुलेट करेंगे तभी तो आएगा। तो बी को एक काम करता हूँ मैं, इनवर्ड मान लूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ई इधर है तो ई क्रॉस बी इधर हो जाएगा फोर्स, तो इधर जाएगा। मेरे को इसी में बनाना है, हटाओ ना, जो मान लिया उसी पे करते हैं, ठीक है। अरे जेड एक्सिस इधर हो जाएगी मान लोगे, लेकिन क्या डायग्राम बनाऊंगा थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, इसलिए बस मुद्दा वो है। चलो डायग्राम में वैसे बनाऊंगा, फिर मैं वी जेड लिखूंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और कोई इश्यू नहीं है। ई है, ये है, बी मैं किधर मान लूँ कि आसान हो जाए, वी क्रॉस बी इधर, क्लियर। तो इस क्लियर। अब देखिए, थोड़ी सी वेलोसिटी आई मान लीजिए, अरे मैं इधर भी बता दूंगा लेकिन इधर ड्रॉ करूंगा तो फिर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। बस मैं तो क्या करूंगा, ये वाई जेड प्लेन ड्रॉ कर दूंगा, खत्म बात, और क्या, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी इधर आई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो वी क्रॉस बी, वी वी क्रॉस बी इधर फोर्स लगेगा तो चार्ज इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है, फोर्स इसी प्लेन में है, तो वेलोसिटी इसी प्लेन में चेंज होगी, वेलोसिटी और फर्दर भी सारी इसी में होगी। पता दे देता हूँ। अरे मैं इसको जेड में समझाऊंगा तो थोड़ा गंदा लगेगा, आपको ही समझ में कम आएगा। वी क्रॉस बी, इधर फोर्स आएगा तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी ऐसे हो गई। अब इस वेलोसिटी पे फोर्स निकाल लो, क्यू ही तो इधर ही लगेगा,
और v क्रॉस b करोगे इधर ही आएगा। तो इसी प्लेन में दोनों फोर्स खेलेंगे, तो ये इसी प्लेन में मोशन होगा, ये बात क्लियर है। और इस मोशन को बोलते हैं साइक्लॉइड। इसका पाथ होता है साइक्लॉइड। क्या होता है? साइक्लॉइड। और वो साइक्लॉइड पाथ अभी हम देखने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं मान लेता हूं कि चार्ज यहां पहुंच गया q, और इसकी स्पीड को मैं दो हिस्सों में मान लेता हूँ, vx और vy। मुझे नहीं पता क्या स्पीड है, तो मैंने दो मान ली। पिछली बार जो मैंने आपको सवाल कराया था जेईई मेंस का, उसमें एक फायदा था। वो अगर आप मैथमेटिकली देखो, दोनों के अलग अलग प्लस माइनस है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन वहाँ स्पीड कांस्टेंट थी। यहाँ स्पीड वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड चेंज करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली आपको अब यहाँ एक्सेलरेशन, अच्छा सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा ना वो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसमें फोर्स लिखूं, तो पहली बात तो इसकी वेलोसिटी लिखो। क्या लिखोगे? vx i कैप प्लस vy j कैप। और मैग्नेटिक फील्ड को लिखो वेक्टर में, तो वो है b k कैप। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना आया? पहले शांति से निकाल लेता हूँ, q v क्रॉस b। तो करो q v क्रॉस b, तो vx क्रॉस b। मैं तो स्लो मोशन में करूंगा भैया, अपने से तो बहुत गलती होती है। आई क्रॉस के माइनस जे, तो माइनस और b तो बाहर ही लिख दूं ना यार। u बाहर लिखा, और माइनस vx, आई क्रॉस के आ जाएगा जे कैप। उसके बाद जे क्रॉस के आएगा प्लस आई वी वाई आई। चेक कर लो, सही है। वैसे मैं तो ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इसके कारण फोर्स आएगा आई कैप में, और इसके कारण फोर्स आएगा माइनस जे कैप। सही है बिल्कुल। अरे दोनों कंपोनेंट के कारण अलग अलग देख लिया। एफ ई क्या आएगा? एफ ई तो बेचारा सबसे सीधा फोर्स है, क्यू ई जे कैप। दैट्स ऑल। एक्सेलरेशन क्या आएगा मुझे बताओ? एक्सेलरेशन, अच्छा मैं एक्सेलरेशन सीधे ए एक्स ए वाई दोनों अलग अलग लिख दूँ? ए एक्स ही लिख दूँ? ए एक्स कितना आएगा? या एक्सेलरेशन पूरा ही लिख देता हूँ, छोड़ो। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ दो, तो q तो बाहर ले लूँ। इस बार मास डिवाइड करना याद रखूंगा, ध्यान रखिएगा। p वी वाई आई कैप प्लस ई माइनस वी एक्स वी एक्स, ई माइनस वी एक्स ठीक है। ये रहा, क्या ये सही है? आई कैप में प्लस आया, और जे कैप में माइनस आया, और इसका प्लस आया। दैट्स ऑल। ये फोर्स आ गया। एक्सेलरेशन इन एक्स क्या आया? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आया? क्यू बी वी वाई बाई एम। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या आया? क्यू ई माइनस बी वी एक्स बाई एम। क्या सही है यहाँ तक? अब यहां भी वही इक्वेशन फंस गई है, सेम। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसीलिए मैंने इसे डिस्कस कर लिया कि बाई चांस क्या होता है, यहां तक भी ले आए आप और एग्जाम में नहीं हुआ, तो भी क्या होता है, कई बार दर्द होता है। ठीक है, कई बार, अरे कभी कभी थोड़ा सा देखा हुआ होता है तो फायदा हो जाता है, बस और कुछ नहीं। फिर मैंने कह रहा हूं कि यही आएगा, मुझे नहीं पता, मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब इसमें खेलते आओ। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास बची पड़ी है, क्या क्लियर है भाई साहब? ये तो पंगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे होता है? कभी तो हो जाता है सेलेक्ट, कभी नहीं होता। ठीक है, इसकी मर्जी है। चलो हटाओ, ये रहा, मैं वापस लिख देता हूँ। ये अपने एक्सेलेरेशन आ गए, ए एक्स आ गया, क्यू बी वी वाई बाई एम, और ए वाई आ गया मेरा, क्यू ई माइनस बी वी एक्स बाई एम। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा मुझे बताइए? डी वी एक्स बाई डी टी। और मैं अगर पूरा लिखूंगा तो आप करके देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है, मैथ्स में तरीके होते हैं, जैसे आपने मैथ्स में तरीके पढ़े हैं ना भाई, ऐसे कई बार तरीके होते हैं कि इस सीरीज को एक स्टेप आगे खिसका के, फिर सब्ट्रैक्ट करके, फिर 2 जोड़ के, फिर 5 घटा के, फिर 17 जोड़े, फिर इससे डिवाइड किया, फिर ये किया तो हो गया। अरे तरीके होता है ना यार। इंटीग्रेशन में मान लो कई बार सब्ट्यूशन मेथड कुछ फिक्स होता है, तो एग्जाम टाइम में हम हिट एंड ट्रायल नहीं करते।
अरे कुछ फिक्स हो जाता है ना कि ये रखने से जल्दी हो जाएगा, ये रखने से जल्दी हो जाएगा, तो मैथ्स इज द प्रैक्टिस, गेम ऑफ प्रैक्टिस, है ना? ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्या आएगा मुझे बताएंगे? इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो d2vy dt स्क्वायर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर e और b परपेंडिकुलर हैं और आपका वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस नहीं बन रहा, तो यही सॉल्यूशन छपेगा। ये सॉल्यूशन सेम चलेगा, अगर मैं वेलोसिटी देता तब भी सेम चलता। अब बोलेंगे सर क्यों, तब क्यों सेम चलता? अरे अभी तक कंडीशन का डाली, इनिशियल क्या थी? मैंने तो जनरल पॉइंट पे वी एक्स वी वाई मानी है ना। अरे अभी तो जनरल चल रहा है, हाँ उसी प्लेन में वेलोसिटी होनी चाहिए। 3D में होगा तो फिर तो रायता फैल जाएगा, फिर ज्यादा रायता फैल जाएगा। इसी प्लेन में होता तो ठीक है। d2vy dt स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट किया, इसे डिफरेंशिएट करने से e उड़ गया मेरा, तो यहाँ बचा qb/m और dvx/dt। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा इसको डिफरेंशिएट किया बराबर, अब देखिए जैसे ये आया, अपने इसको यहाँ उठा के रख दो एक, अच्छा ये एक माइनस भी आएगा, अरे माइनस आएगा यार, इसे रख दो तो क्या आएगा qb/m का होल स्क्वायर बराबर माइनस qb/m का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन मैंने सही किया ना, इंटू vy। अब ये आपको बस एग्जाम में ध्यान रखना था, ये किसकी इक्वेशन है? एसएम की। तो सॉल्यूशन क्या है मुझे बताइए, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है vy इज इक्वल टू समथिंग a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। एसएम की इक्वेशन आ गई भाई, इसलिए देखा हुआ मैंने कहा ना, अगर ये केस किसी दिन उन्होंने उड़ाया तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। क्लियर? उस पे तो बहुत सवाल आया, अनगिनत बहुत क्वेश्चन है। ओमेगा कितना है यहाँ पे? ओमेगा कितना है मुझे बताओगे? ओमेगा है मेरा qb/m, qb/m। अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर ही तो होता है, ये ओमेगा स्क्वायर ही तो होता है, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए और फाई चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए और फाई चाहिए, मैं वो निकाल लूंगा, ठीक है? तो मेरी इक्वेशन क्या है? वी वाई क्या है मुझे बताओ? वी वाई है मेरा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना? पहले फाई निकालते हैं। तो एट टी जीरो पे मुझे बताओ, टी जीरो पे वी वाई जीरो है शायद, और टी जीरो पे वेलोसिटी जीरो ही तो है शायद। टी जीरो पे वी वाई जीरो है, टी जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, टी जीरो पे वेलोसिटी मैंने कितने, अच्छा हाँ रेस्ट से छोड़ा था, तो टी जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है ए साइन फाई जीरो है, इसका मतलब मेरा फाई आ गया जीरो। वैसे पाई भी आ सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से उसके बाद में वी वाई बढ़ ही रही है, उसके बाद ये फाई डायरेक्शन में तो जा रहा है। अरे जीरो के बाद में साइन बढ़ता है तो उसके बाद तो ये ऊपर ही जा रहा है, तो हम लिमिट में ऐसे ही तो सोचते हैं, तो पाई भी रख सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से जीरो है। तो ये आ गया वी वाई बराबर ए साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। यहां तक आ गया मैं। अब मेरा एक चीज अभी भी बची है, और वो क्या है मुझे बताएंगे? ए नहीं आया, एम्पलीट्यूड नहीं आया, ये ए क्या है? ये वी वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मुझे क्या पता? ये पता करनी है, पता कर लेंगे। मेरे पास ये इक्वेशन अभी और जिंदा है वापस, ये इक्वेशन अभी और जिंदा है, ये रही ये इक्वेशन। अच्छा ये इक्वेशन भी है, लेकिन इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूंगा तब भी चल जाएगा, वैसे तो इंटीग्रेट करूंगा तब भी चल जाएगा, ठीक है? टी को जीरो से और जीरो से, तो मैं इसको इंटीग्रेट करके ये भी ला सकता हूँ, और उससे भी कुछ खास पता चलेगा नहीं, वी एक्स आ जाएगा। लेकिन वी एक्स भी क्या ही आएगा ऐसे, ऐसा कुछ खास आएगा तो नहीं। क्या आएगा मुझे बताओ? डी वी एक्स बराबर क्या आएगा मुझे बताओ? क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम बी वाई ए साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी, है ना, डी टी। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूंगा? जीरो से टी, और इसको कहाँ से कहाँ तक? जीरो से वी एक्स। तो करके देख लेते हैं, ये अच्छा समझ गए क्या आएगा? यहाँ आ गया आपका वी एक्स बराबर क्या आएगा? क्यू बी ए बाई एम, ठीक है? इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए यहाँ आ गया, ए आ गया यहाँ, सही है। और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो मैं लिमिट उल्टी ले लूँ, साइन का माइनस कॉस होगा तो वन माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी। ये मेरी एक्स पे वेलोसिटी आ गई, और टी जीरो पे ये भी जीरो ही आनी चाहिए थी, टी जीरो पे ये भी जीरो ही आनी चाहिए थी। पक्का? डन। चलिए, मेरे को यहाँ से कुछ दिख रहा है कि यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन ला सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा? क्यू ई माइनस बी वी एक्स बाई एम, है ना?
नहीं, यहाँ से कुछ अपने को सॉल्यूशन मिल जाएगा क्या? यहाँ आ जाएगा मेरा क्यू बी ए बाई एम, है ना, कॉस क्यू बी टी बाई एम। अच्छा, इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है। टी जीरो पे मेरा क्या होना चाहिए? सही किया है ना, देख लो, क्यू ई वी वी एक्स बाई एम, और इसे डिफरेंशिएट किया तो क्यू बी बाई एम बार आ गया कॉस टी जीरो पे वी एक्स जीरो है। अरे अब तो हम कंडीशंस डाल रहे हैं, ठीक है। क्या आएगा? तो क्यू ई बाई एम एज इट इज बराबर क्यू बी ए बाई एम और कॉस की वैल्यू 1। तो यहां से मुझे जो चाहिए था, एक चीज और चाहिए थी बस, बाकी मेरा क्वेश्चन डिकोड हो गया था, ई बाई बी। तो फाइनल मेरी वेलोसिटी आ गई, सारा क्वेश्चन क्रैक हो गया। वी वाई क्या आया मुझे बताओ? वी वाई आया मेरा ई बाई बी साइन ओमेगा टी, और वी एक्स क्या आया मुझे बताओ? ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू अलग से लिख देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये वेलोसिटी आ गई। बच्चे बोलेंगे सर वेलोसिटी आ गई, लेकिन अभी भी पाथ नहीं आया। पाथ भी आ जाएगा यार, पाथ में कहाँ दिक्कत है। क्या आएगा मुझे बताओ? पाथ भी आने वाला है। वी वाई क्या आया बताओ? वी वाई आया मेरा ई बाई वी, कम से कम वेलोसिटी तो आ गई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वी वाई को लिखो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। और ऐसे ही मेरा वी एक्स भी आ चुका है। वी एक्स आया था ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको लिखूंगा मैं डी एक्स बाई डी टी। तो अरे एक बार कोई भी एक चीज पूरी पकड़ में आ जाए, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो वही लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो डी वाई क्या आएगा मुझे बताएंगे? डी वाई बराबर ई बाई बी साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन की लिमिट, इसकी लिमिट 0 से y, 0 से t। तो y बराबर ई बाई बी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और अपॉन ओमेगा आएगा, तो ई बाई बी ओमेगा, बी ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की मैं वैल्यू रख दूंगा, लिमिट उल्टी लिख दूँ तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये आ गया मेरा y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओमेगा कितना था अपना? ओमेगा था क्यू बी बाई एम, शायद यही था ना यार, क्यू बी बाई एम। तो क्यू बी बाई एम, तो y कितना आया? इसको रखो क्यू बी बाई एम, तो एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अगर कोई पूछे y में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो t जीरो पे 0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी आएगी? y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2me बाई क्यू बी स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि y कोऑर्डिनेट की भैया मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? चेक कर लो, 100% क्लियर। या ओमेगा के टर्म में लिखना है लिख दो, 2e बाई बी ओमेगा लिख दो, क्लियर। ये रहा y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स ऑल। कोई बात समझ नहीं आई तो बताओ। 100% क्या क्लियर है? पक्का? डन डन डन, क्लियर। ये रहा। x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x लिख लेना यार, अरे इंटीग्रेट कर लोगे यार, e बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब तो इंटीग्रेट खुद कर लो यार, इंटीग्रेट और dx, लिमिट 0 से x 0 से t, x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ, इसमें इसका पाथ, इसकी वैल्यू 0 से 2me बाई क्यू बी तक वेरी करेगी। y की मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी, इसीलिए इसको साइक्लॉइड मोशन बोलते हैं। y में ये ऐसे चलता चला जाएगा, पता है, ये ऐसे, इसीलिए साइक्लॉइड मोशन बोलते हैं इसको। ये y में मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा, बी वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। एचसीबीजी ने एक चीज पूछी है, मैंने पूरी चीर फाड़ कर दी। बच्चे बोलेंगे सर बी वाई की मैक्सिमम वैल्यू ई बाई बी, वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2e बाई बी। बोलेंगे सर ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? वी वाई मैक्स, अरे मैथ्स आती होगी यार, ई बाई बी, वी एक्स मैक्स 2e बाई बी। अब बोलेंगे सर कैसे? कॉस की वैल्यू रखो -1, ऐसे ही सब कुछ सॉल्व कर लो। इसको भी सॉल्व कर लेना यार, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ई बाई बी टी माइनस, आगे सॉल्व कर लेना। अरे क्या ही करूं मैं, टी का हो गया, कर देता हूँ, लाओ खत्म करूं। कॉस ओमेगा टी का कितना होगा? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो 1 बाई ओमेगा तो आएगा ही, ठीक है। माइनस तो नहीं आएगा, -1 बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी।
सही है, ये आंसर है, दैट्स ऑल। ये भी हो जाएगा खत्म। क्लियर? टी अच्छा, एक्स में आगे बढ़ता चला जाएगा, एक्स में आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब बताइए क्या चाहिए। सब कुछ बता दिया। तो ये है, अगर वो जो उनका फेवरेट केस है उसमें अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस नहीं बना तो क्या करना है, कि मैथ्स ऐसे बन जाती है कि एसएम की इक्वेशन बन जाती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, दैट्स ऑल। तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, डिप्रेस होने का नहीं, और कोई नए टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने का नहीं, नए टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने का नहीं। ये आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्गर कर रहा है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मान लो इनमें से नहीं आती थी, सभी आता है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, बढ़िया है। मुझे थोड़ी पता है यार कि भाई आपको क्या आता है। ठीक है, 1 टू 1 कोई बच्चा होता है, पूरा बैच होता है, अब मैं साल भर पढ़ाया तो मुझे पता होता है क्या आता है क्या नहीं आता। अभी मुझे पता है, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, खुश रहिए।